अक्सर घर में कुत्ता या बिल्ली आए तो कई सारे लोग उनको खाना डालते हैं और कई सारे लोग जो हैं उनको मारकर भगा देते हैं। पर लेकिन जो खाना डालते हैं उनके अंदर एक इमोशनलिटी की फीलिंग होती है हर एक इंसान और जानवरों को लेकर, और जो मारकर भगा देते हैं वो जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बैल है, इसको भाला मारा गया और भाला मारकर छोड़ दिया गया मरने के लिए। पर लेकिन जो रेस्क्यू टीम है उसने आकर यहाँ पर इसको बचाया और बचाने के बाद में यहाँ पर बेसिकली मरहम पट्टी की, जो भी यहाँ पर जो इन्फेक्शन था उसको ठीक किया। तो ये आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो इंसान जो है ना, जो बचाने वाला होता है वो कहीं ना कहीं जानवरों से प्यार करता है और जानवर भी ये चीज़ें समझता है। घर में कुत्ता देख लो आप लोग, वो कुत्ता उस इंसान के पास में जाएगा जो उससे प्यार करता है। तो इसलिए हमेशा अच्छे इंसान बनो। आखिर ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की क्योंकि उसके पीछे यार एक रीज़न था, क्योंकि जब भी आप लोग आज के डेट में बाहर निकलते हैं बहुत सारी गायें वगैरह आप लोगों ने देखी होगी जो सड़कों पर घूमती रहती हैं, कहीं ना कहीं पन्नियाँ खाती हैं और कई बार उल्टी सीधी हरकतें उनके साथ में देखने को मिलती हैं, कचरा खाती हुई नजर आती हैं। तो अगर हम लोग इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ में कुछ गलत भी ना करें। पर आप लोग यहाँ पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसे घर में अगर खाना बचा हुआ है आप लोग उसको कई बार डस्टबिन में डाल देते हैं, खासकर अगर सिटी में रहते हैं। ठीक है, गांव में तो होता है कि हाँ जो घर का खाना बच गया वो गाय भैंस को उनको डाल दो, ठीक है कि ठीक है एक पर्टिकुलर बाल्टी रहती है उसमें रख देते हैं, फिर जब साननी वाननी होती है तो जाकर उनको डाल देते हैं जानवरों को। पर लेकिन शहरों में नहीं देखने को मिलता है, शहरों में मैक्सिमम चीज़ें डस्टबिन में जाती है जो बच जाती है। पर लेकिन अगर आप लोग घर से बाहर निकलेंगे सिटी में कहीं पर भी आसपास में आप लोग कुत्ता या फिर गाय वगैरह आराम से देखने को मिल जाएगी। तो कोशिश करो यार उनको वो डाल दिया करो, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी के पेट में भी एक तरीके से पड़ जाएगा वो, और आप लोगों को भी इससे कुछ नुकसान तो होने वाला है नहीं। तो ये चीज़ें लगी, और खासकर कोशिश करो जहाँ तक आप लोग अपने आप को एक इंसान की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक इमोशनलिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए तभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा, वरना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना माँ बाप भी बराबर में अगर बीमार पड़ा है ना, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है अरे बुढ़ा हो गया दादा वादा बोल देते हैं कई बार, तो वो घटिया प्रवृत्ति की एक तरीके से एक नेचर बन जाता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थैंक्स डियर शेयर करने के लिए वीडियो, आप में से एक ने मेरे साथ में शेयर की थी इसलिए फैमिली मेम्बर ने। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज है 20 फरवरी, आज का INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। इसको प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। आप लोग के दिन में एनर्जी डालने का काम ये करने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत सारे टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोटेशन देखेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी देखेंगे, लवनी जो फोक डांस है यहाँ पर इसके बारे में बात करूंगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है। कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, लोकल एरिया में जिस राज्य के जितने डांस हैं वो सारे बताऊंगा। डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, UPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं 2 इस टॉपिक से, और आंसर राइटिंग के 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, यहाँ से बात करेंगे। सील कवर्ड डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कानून बड़ा ही शानदार है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करेंगे। पेंगोलिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होनी चाहिए। REAM क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो पता चल जाएगा, और पता है तो बताइए। डिजिटल सर्विस एक्ट किसका है, USA का है या फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है या फिर इंडिया का है, चाइना का है, किसका है बताइए, डिटेल में डिस्कस करूंगा। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट 7 न्यूज़ होंगी जो कि अलग, इसी के साथ में यहाँ पर इकोनॉमी की 4 न्यूज़ होंगी और वर्ल्ड की 4 होंगी। 5 MCQ यहाँ पे और कई सारे MCQ यहाँ पे, तो एक छोटी सी टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसी के साथ में शिवसागर लेक के बारे में बात करूंगा, कौन सी नदी से रिलेटेड है वो भी समझेंगे यहाँ पर, और 5 वोकेबलरी आप लोगों की अंग्रेजी भी इंप्रूव करने का काम करेगी। आज की जो SLV कमांडो है वो है IAS स्वीट। अच्छे आंसर दिए गए हैं, आपका भी नाम आ सकता है एज SLV कमांडो के तौर पर अगर डिटेल में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टकटकी लगाकर लेक्चर देखते हैं और अच्छे से आप लोग आंसर देखते हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेक्चर को अच्छे से देखना है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। बहुत मेहनत लगती है यार इस वाली वीडियो मतलब पूरा का पूरा टाइम जो है कंज्यूम कर लेती है, इतनी सारी चीज़ें जो है इसके अंदर कवर की जाती है इतनी तसल्ली के साथ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, डिटेल में डिस्कस की गई है बहुत सारी चीज़ें, चाहे पॉलिटी हो, चाहे पर्टिकुलर सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे ज्योग्राफी वाला मैप वाला इंडेक्स रिपोर्ट, सारी चीज़ें साइंस एंड टेक, जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट सारे सेक्शन आप लोगों के कवर किए हैं बहुत ही तसल्ली में। तो वीडियो जरूर देखेगा। एग्जैक्ट 11 बजे दिन में जो है इसको पब्लिश करूँगा, जिसको दिन में देखनी है दिन में देख लेना, और बाकी और कोई टाइम आप लोग कंफर्टेबल लगे तो उस टाइम भी आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर की PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अंदर एक टॉपिक और कवर किया है, मिनीमाता कन्वेंशन, उसके बारे में नोट्स भी मैंने डाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
कई सारे बच्चे बोले सर ये क्या होता है, इस पर क्लिक करके देखा करो, पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर PDF आप लोगों को मिली जाती है। और संडे में मैंने आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन दिया था, वो किस किस ने पार्टिसिपेट किया जरूर बताना, इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो। सैटरडे में मैंने निबंध दिया था आप लोगों को लिखने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। इसी के साथ में जय हिंद बोलना तो भूल ही गए यार, हाउस द जोश, जय हिंद। बिल्कुल शानदार तरीके से एंजॉय करनी है लाइफ को, ठीक है, बिल्कुल हाई होने के, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, मस्त वाला। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, USA के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोल रहे हैं, ये हम भी अब की बार एक पार्ट है, तो देखते हैं कौन जीत कर आता है। पता चला डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बाजी मार कर ले गए। ठीक है। मोटिवेशनल कोटेशन बड़ी शानदार है, बोला गया योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, यानी कि किसी और की जिंदगी जीने में इसको व्यतीत न करें। और अगर आप लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पर, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन लगती है जो मुझे अक्सर मैं लिखता हूँ इसको, और ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। ड्रॉप द आइडिया ऑफ बिकमिंग समवन एल्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी ए मास्टरपीस। ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर आप लोगों को बनाया और तराशा इतनी शानदार तरीके से, क्यों किसी और की जिंदगी जीनी है। आप लोग एक मास्टरपीस हो, उसको फील करो अंदर से, आप लोग एक स्पेशल पर्सनैलिटी हो, तो ये चीज़ें फील करोगे तो आप लोगों को चीज़ें फील भी होंगी। तो जिंदगी में चीज़ें फील करने की कोशिश करो, ठीक है। और दूसरों की जिंदगी मत जियो, उसकी पसंद के खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, उसकी पसंद से जीना है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, पर 24 घंटे अपने साथ में रहना है ना आप लोगों को, तो अपनी पसंद से जिंदगी जीनी है, ठीक है। तो बाकी बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये लाइन, जिंदगी में ये वाली लाइन कैसी लगी, ये जरूर बताना, ठीक है। और इसी के साथ में जिंदगी में कुछ भी अगर पाना हो ना, उसके लिए मेहनत करने का बूता रखो। अगर वो चाहिए तो उसके लिए सेक्रीफाइस करने का बूता रखो, क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी तो किसी और को मिलेगी, कोई तो लेगा भाई साहब। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को ही चाहिए या किसी और को देनी है, तो आप लोग डिसाइड कर लेना, ओके। एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा, वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस, यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अचीविंग द गोल फुलफिल, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट और सोशल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। ओवरकमिंग बैरियर, जो भी दिक्कतें हैं उनको ओवरकम करना है, और अनलीजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल जस्टिस, ये इसकी थीम है। तो डे इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। और फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फीडबैक जरूर देना, अच्छा लगे या बुरा लगे, 1 सेकंड लगती है, लाइक या डिसलाइक कर जरूर बताना, ओके। दोस्तों जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इसके साथ में सहमत न हो, पर अगर सहमत न भी हो तो अपनी राय जरूर लिखेगा कि सहमत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी तो बातें हों और थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड लगाएं और इसके बारे में सोचें। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत और जो रामायण है वो इतने शानदार तरीके से, सटीक तरीके से बनाए गए हैं कि उसमें एक एक चीज जो है उसको दिखाने की कोशिश की गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा उससे रिलेटेड जो किताबें हैं उसमें लिखा गया था। आप लोगों को मैं जो बातें बता रहा हूं, ये पुरानी महाभारत और रामायण के बारे में बातें कर रहा हूं। प्रेजेंट टाइम पर जो चीजें अपडेट की जा रही हैं, उसमें अगर महाभारत के बारे में बात करूं तो पांडवों को बिल्कुल एक तरीके से ऐसा दिखाया गया है जैसे कि एक तरीके से ना प्रेजेंट टाइम के बॉडी बिल्डर हो। इसी तरीके से जो उस टाइम पर जो महिलाएं हुआ करती थी उनको भी बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। किसी के कंधे पर टैटू बना दिया महिला के, इस तरीके से, मतलब द्रौपदी के कंधे पर टैटू बना दिया, कुछ ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है। क्या ये चीजें सही रहती हैं कि आप लोग जो मॉडर्निटी है वो अपनी कल्चर को ऊपर थोपने की कोशिश कई बार की जाती है कि नहीं हम तो मॉडर्न है, हम तो ऐसा ही करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको मान लेना चाहिए। ये बात आप लोगों ने अगर रिसेंटली अभी एक जो मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें उसकी वाइफ की जो डेथ हो जाती है, फिर वहां पर अस्थि विसर्जन करने जाते हैं वहां पर गंगा जी के किनारे, तो उस टाइम पर वहां पर वो चीजें समझाने की कोशिश की गई है गुत्थी के द्वारा। आप लोगों ने अगर वो मूवी देखी है तो उसमें देखा होगा कि आखिर क्यों गंगा जी में विसर्जित करते हैं, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ये रीजन है। पर लेकिन वहां तक अगर लोगों को ये बोले कि भाई साहब इसको इसलिए गंगा जी में विसर्जित करना है क्योंकि इससे जो है एक तरीके से खाद मिलती है, प्योरिटी बनी रहती है पानी की, वो सब चीजें अगर उनको बोले तो क्या कोई जाएगा? उसके साथ में श्रद्धा को ऐड कर दिया ताकि नेचुरल तरीके से लोग जो हैं वो उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। तो ये एक तरीके से कल्चर का पार्ट बन गया। तो कल्चर बहुत ही सोच समझकर एक सिस्टमेटिक वे में इस तरीके से सोसाइटी में पिरोई जाती है ताकि उस सोसाइटी को बांध सके। पर लेकिन जब उसी कल्चर के साथ में छेड़खानी स्टार्ट हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा बेस जो है वो आप लोग बोल सकते हैं हिलने लगेगा, क्योंकि फिर कोई भी किसी भी तरीके से आगे कुछ भी चीज़ जो है वो हमारे ऊपर थोप कर चला जाएगा। इससे आप लोग कितना सहमत हैं कि रामायण महाभारत जो है जिस तरीके से हैं ये तो उसी तरीके से प्रेजेंट करो, उसको मॉडर्नाइज न करो। आप लोग इसमें सहमत हैं या फिर नहीं, आप लोग अपनी राय बताइएगा। अब मैं टॉपिक पर आता हूं।
अभी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में बेसिकली एक पर्टिकुलर डांस है जिसका नाम है लवाणी, ठीक है। लवणी डांस भी आप लोग बोल सकते हैं, लवणी नोक नृत्य नृत्य इसको बोल सकते हैं। अभी जो पर्टिकुलर जो महिलाएं इसको परफॉर्म करती हैं वो यहाँ पर इससे रिलेटेड प्रोटेस्ट कर रही हैं। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह है कि कई सारी ऐसी लोकल डांसर है जो कि इस डांस को परफॉर्म करती हैं बड़े ही वल्गर तरीके से, यानी कि इस पर्टिकुलर डांस को एक इस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है कि एक वल्गैरिटी उसमें देखने को मिल रही है। तो बोला ये गया इनके द्वारा प्रोटेस्ट करते हुए कि ये जो वल्गैरिटी है इसके अंदर में, है ना, एक तरीके से कोई बिकनी वगैरह पहन के आ गया, कोई कुछ कर रहा है उसमें, एक तरीके से वो बंद होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो डांस है ये काफी एक इंपॉर्टेंट डांस माना जाता है, खासकर एक ट्रेडिशनल लोकल डांस है यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में। पर लेकिन आज की डेट में इसकी जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता है हमारे देश में जो टोटल मिलाकर क्लासिकल डांस कितने हैं बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। वो क्लासिकल डांस जो है उनको क्लासिकल इसीलिए बोला गया है, उनकी एक क्लास है भाई साहब, यानी कि उनको परफॉर्म करने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और उनको परफॉर्म कर देगा। तो क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को एक सिस्टेमेटिक वे में एक पर्टिकुलर अपनी, ये नहीं कहते कि एक तरीके से एक इंसान को एक पहनावा करना पड़ेगा, इसी के साथ में उसको उस पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड अपनी जो है मुद्राएं करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोगों को यहाँ पर जो क्लासिकल डांस जो है उसके बारे में आप लोग जो है ढंग से चीजें समझ पाओगे। और लंबे समय तक उसको सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवाबाजी में आप लोग ऐसे उसको सीख जाओगे। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्लासिकल डांस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वो पर्टिकुलर स्टेट से कनेक्टेड है। जैसे भारतनाट्यम हो गया, वो तमिलनाडु से रिलेटेड देखने को मिलेगा। एक मिनट में आप लोगों को मैप दिखा देता हूं। जैसे भारतनाट्यम हो गया वो आप लोगों को तमिलनाडु से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कथक हो गया वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। उड़ीसी आप लोग यहाँ पर उड़ीसा से कनेक्ट करके देख सकते हैं। सतारिया आसाम से कनेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। मणिपुरी आप लोग यहाँ पर बेसिकली मणिपुर से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। और मोहिनी अट्टम आप लोग केरला से कनेक्ट करके देख सकते हैं। यानी कि इन एरिया की जो कल्चर है वो आप लोग को इस डांस के अंदर उसकी छवि दिखाई देगी। इस तरीके से इनको क्लासिकल डांस जो है वो यहाँ पर ये क्रिएट किए गए हैं। तो मतलब क्या हो गया इसका? सीधा सीधा मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो यहाँ पर इसके अंदर में कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि इसके अंदर लव देखने को मिलता है, ह्यूमर देखने को मिलता है, सोरो, एंगर, हीरोइज्म, फियर, ये वंडर, ये सारी ऐसी टेक्निकलिटीज हैं जो इस प्रेजेंट पर्टिकुलर डांस के अंदर में देखने को मिलती है। और ये नाट्य शास्त्र जो है बेसिकली उससे ओरिजिनेट माने जाते हैं, सारे के सारे क्लासिकल डांस है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है यहाँ पर वो यहाँ पर इसको क्लासिकल डांस की जो है वो लिस्ट आप लोगों के सामने तैयार करती है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अगर इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहाँ पर यह है कि अगर उस डांस के अंदर में कुछ अभद्रता की जाने लगे तो यहाँ पर उसकी जो नेचुरलिटी है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए जो लवानी ये ट्रेडिशनल फोक डांस है, लोकल डांस है। फोक का मतलब होता है लोकल डांस। महाराष्ट्र के अंदर में जो वुमेन डांसर है जो एक तरीके से यहाँ पर इसको परफॉर्म करती हैं, अलग तरीके के कपड़े पहनकर, झूमर वगैरह वो सब चीज़ें परफॉर्म करने की यहाँ पर जब बारी आती है तो ढोलक बीट पर यहाँ पर बेसिकली उनके द्वारा डांस किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है। लवणी जो वर्ड है इसका मतलब भी है ब्यूटी, ठीक है। लवन्या यानी कि ब्यूटी यहां पर बोला जा रहा है। और यहां पर ये काफी पॉपुलर था पेशवा एरा में, लगभग 18th सेंचुरी के बारे में जब बात करते हैं। इस डांस को पर्टिकुलर ओकेजन पर परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि किंग्स या फिर जो लॉर्ड्स हैं उनके सामने इसको परफॉर्म किया जाता था, या फिर जो सोल्जर्स हैं जो काफी थक चुके हैं ताकि वो फिर से एक तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक कर सके, उनके सामने यहाँ पर ये परफॉर्म किया जाता था जब वो फाइट के ड्यूरेशन में ब्रेक लिया करते थे। यानी कि उनको फिर से एनर्जेटिक करने के लिए ये डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता था। तो इस डांस को अभी काफी ज्यादा वल्गर तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसके लिए यहां पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। एक और छोटी सी यहां पर एक लिस्ट है आप लोगों के सामने। अपने राज्य का नाम आप लोगों को यहां पर देखना है कि आप लोगों के राज्य का नाम क्या है, जो भी आप लोगों के राज्य का नाम है, और उसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो आप लोगों के एरिया में लोकल डांस है तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने राज्य का नाम आप लोगों को बताना है जो भी है यहाँ पर, और फिर लोकल डांस का नाम आप लोगों को बताना है जो भी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो बताइएगा जरूर कौन सा राज्य है, और खासकर वो लोकल डांस आप लोग अपने याद भी रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या फिर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं कल्चर के बारे में। जिस पर्टिकुलर एरिया से आप लोग निकल कर आते हैं उसके कल्चर के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी एक बेसिक चीज हो गई जो कि आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो अब बताओ ये सही हो रहा है इस डांस के साथ में या फिर गलत हो रहा है? ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें आप लोगों की क्या राय है। दोस्तों इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल कैसा होता है इसको पढ़ने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा।
ग्लोबल डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी बोला जा रहा है। आखिर क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आप लोग जीएस पेपर 3 जो ग्रोथ है उसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। खासकर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों से बताऊं, अभी हमारी जो जनगणना है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 2021 की जनगणना जो है वो 2024-25 में जाकर लगभग कंप्लीट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वैसे अभी कई सारी जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बोल रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुका है, यानी कि चाइना को पीछे छोड़कर हम लोग पहली पोजीशन पर आ चुके हैं। पर जैसे कि हमारी जो लास्ट जनगणना थी 2011 में बेसिकली हुई थी, अभी जो नेक्स्ट होने वाली थी 2021 में होने वाली थी, पर लेकिन 2021 का डेटा हमारे पास में अभी आया नहीं है क्योंकि जनगणना कंप्लीट नहीं हुई है, सेंसस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हमारे पास में इंडिया की साइड से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। पर जिस पैटर्न में हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसके बेस पर बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है कि हम लोग ऑलरेडी चाइना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट एंड फिगर शेयर करूं तो आज की डेट में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपनी पॉपुलेशन को लेकर रो रहे हैं, यानी कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक बूढ़ी होती जा रही है। बहुत सारे देश तो आप लोग को यूरोप में देखने को मिलेंगे और इसी के साथ में जापान इसका जीता जागता उदाहरण है आज की डेट में। इवन चाइना की पॉपुलेशन भी अभी एक तरीके से स्टैग्नेट होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इसलिए जो इनकी बहुत तकड़ी पॉलिसी थी वन चाइल्ड वाली पॉलिसी, ये उससे हट चुके हैं। क्योंकि देखो आज की डेट में अगर आप लोग मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं जब कोविड-19 का दौर आया, सोचो किसी घर में अगर 2 बच्चे हैं एक तरीके से तो वो घर फिर भी चलो एक बच्चा अगर किसी कंडीशन में फंस जाता है तो एक बच्चा जिंदा है, पर सोचो किसी घर में एक ही इंसान है बस, तो वहाँ पर लोग जो हैं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यार क्या किया जाए। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझो पुराने टाइम में आखिर इतने बच्चे क्यों पैदा करते थे। अगर आप लोग अपने बेसिकली मम्मी पापा वाली जो एक तरीके से मतलब एक तरीके से ना जो जनरेशन है उससे पहले वाली अगर जनरेशन में जाओगे तो आप लोगों को कहीं पर भी 2 बच्चे देखने को नहीं मिलेंगे, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे। बाबा दादा वाली में जाओगे तो वहाँ तो और भी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं था कि शौक था उनको इतने सारे बच्चे पैदा करने का, इनकी प्रॉब्लम थी बेसिकली बच्चा पैदा करना उनकी मजबूरी थी। मजबूरी क्यों? मजबूरी इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि पैदा होते ही मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 2 साल के अंदर मर जाते थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 5 साल के अंदर मर जाते थे। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन यहाँ पर ये थी और आज की डेट में भी है। इवन अगर दुनिया के बारे में आप लोगों से बात की जाए कि दुनिया में अगर बात करूँ मैं, मान लीजिए 20 लाख के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर, खासकर एक तरीके से बेसिकली पैदा होने के जस्ट बाद में। तो इसमें से आधे से कुछ कम आप लोगों को इंडिया के अंदर में ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन है आज की डेट में हमारी। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। पर लेकिन एक और मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा जो कि सोचने वाला भी है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक पर्टिकुलर परिवार में 4 लोग हैं, चारों के चारों लोग जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन के हैं, एक तरीके से अभी नए एक तरीके से ना कि बोला जाए तो मतलब 15 से लेके 30 के बीच में हैं, तो अगर बोला जाए तो आगे चलकर कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं और कमा रहे हैं, तो ये एक प्रोडक्टिव आप लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल जो है उसका सही इस्तेमाल आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन चारों के चारों जो है वो निठल्ले निकल गए और घर पर पड़े हुए हैं और सारे के सारे लड़ रहे हैं कि 2 बीघे जमीन है वो किसके हिस्से में आएगी। तो फिर तो भाई साहब बंटाधार। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा या फिर पॉपुलेशन कम जो है वो यहाँ पर दिक्कत नहीं करती है कि देश क्यों नहीं बढ़ रहा आगे, इतनी सारी पॉपुलेशन है। सोचो इतनी सारी पॉपुलेशन है, सारे के सारे इंजीनियर सारे के सारे डॉक्टर बन जाएं तो क्या वो पॉपुलेशन गलत है? भाई साहब बढ़िया पॉपुलेशन है यार। घर कहाँ जाएगा उठ के? अगर एक घर में सारे के एक इंजीनियर है, एक IAS है, एक IPS बंदा है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, मतलब उस घर को देख रहे हो कि वो घर कहाँ चला गया उठ के। गाँव में अगर होगा वो घर तो एक अकेला घर जाना जाएगा कि भाई साहब उस घर जैसे बच्चे पैदा करो। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो पॉपुलेशन ज़्यादा या फिर पॉपुलेशन कम दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर क्या है? दिक्कत है यहाँ पर कि बेरोजगारी। दिक्कत है यहाँ पर कि उन लोगों के हाथ में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ना होना जिनकी एज हो चुकी है कुछ काम करने की। ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो इसके पीछे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि जो यंग जनरेशन है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर बंदा जो है उसकी एज जो है अभी 21 साल है,
उसने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा, उसने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और 30 साल हो गए बेसिकली पेपर देते देते, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सोचो जिंदगी के कितने बेहतरीन 8 से 9 साल जो है उस इंसान ने एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन के पीछे लगा दिए। तो हमारे देश के अंदर में एक ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में अगर आप लोग चीज़ों को देखोगे, मैं जॉब की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, पर लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, बहुत ही कम है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है। अब तक नहीं थी पर अब बढ़ रही है, जैसे गवर्नमेंट एक माहौल बना रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो अब चीज़ें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। वरना अब से पहले ज़्यादातर लोग जो है बस ये लगता था कि जॉब तो बस सरकारी है, पर लेकिन जैसे जैसे नए नए स्टार्टअप आए हैं, नए नए बिजनेस निकल कर सामने आ रहे हैं, तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, जॉब से अच्छी भी कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है, इस पर्टिकुलर फील्ड में भी हम लोग जा सकते हैं। तो अब लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो गई है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो यंग जनरेशन है उनको राह दिखाना जरूरी है। तो जो ऐसा एरिया बेसिकली पॉपुलेशन का जो कि जॉब करने लायक होता है, खासकर उस एरिया को अगर ढंग से यूटिलाइज किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। तो डेमोग्राफिक जो शिफ्ट है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो बोला जा रहा है कि लगभग 2011 तक, अगर हमारी बात करें, जो वर्ल्ड की जो एक तरीके से जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन थी वो 61 थी और इनके ऊपर डिपेंडेंट जो थे वो 39 थे। 2031 तक यहाँ पर ये जो डिपेंडेंसी वाले जो लोग हैं ना, इनकी संख्या और घटती जा रही है और वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ती हुई नजर आएगी। मतलब अभी जो एज है, आप लोग खुद सोचो, ये जो एज आप लोगों की चल रही है, अगर 21 की एज में है, 22 की एज में है, 23 की एज में है, आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है आगे बहुत सारी। तो 2031 तक भी अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बातें करूँ तो हमारी कंट्री में जो यंग जनरेशन है उसके हाथ में अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है और वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बढ़ने वाली है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूँ तो जो आने वाला दशक है ना, इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर इस आने वाले दशक में हमारा देश जो है, वो जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जो बेसिकली यंग जनरेशन है, उनको सही से एजुकेशन देने के बाद में, स्किल देने के बाद में अगर उसको जॉब दे पाते हैं तो ये हमारे देश का फिर स्वर्णिम काल स्टार्ट होगा। आप लोग ये बोल सकते हैं। दुनिया हमारी तरफ को आंखें उठाकर देख रही है। आज की डेट में जाओगे ना जापान के अंदर में, आज की डेट में जाओगे यूएसए के अंदर में, ग्रोथ नहीं है इनके अंदर में, जापान में नेगेटिव ग्रोथ चल रही है आज की डेट में। यानी कि अगर पैसा डालोगे तो वो घटेगा ही घटेगा। इसलिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इंडिया में बेस बना रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में बेस बनाने के बाद में उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि कम से कम उनका पैसा बढ़ तो रहा है, ग्रोथ देखने को मिल रही है और कहीं ढंग की ग्रोथ ही नहीं है। तो हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली, आने वाले टाइम में दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। पर लेकिन हम लोग उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे देश की जो स्किल्ड लेबर फोर्स है उसके ऊपर, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बोला ये जा रहा है कि लगभग यहाँ पर अगर 51 तक बात करें, 38% जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी और 62% जो है वो फिर पर वर्किंग एज पॉपुलेशन रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो ये पूरा दौर है ना, अगर इसको आप लोग देखो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का दौर रहने वाला है और यहाँ से चीज़ें जो हैं फिर डिक्लाइन होनी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जो पॉपुलेशन आज की डेट में 30 साल की है, वो पॉपुलेशन अगर बात करोगे उस टाइम पर तो लगभग वो 50, 55, 60 के करीब की आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि रिटायरमेंट की एक के तरीके से, वो नहीं कहते कि सीढ़ी वो चढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी वो पॉपुलेशन। तो अब ये सबसे शानदार टाइम है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को हम लोग ढंग से यूटिलाइज करें और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो जितनी ज़्यादा कम रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि डिपेंडेंट अगर बात करें तो उसमें बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं, उसी के साथ में बुजुर्ग आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर उनके पास में रिटायरमेंट के बाद में पेंशन नहीं है तो ये देश के लिए काफ़ी बड़ी समस्या हो जाती है अगर उनके लिए कोई प्रॉपर प्लान लेकर नहीं चला गया। ठीक है, अभी कहीं पर एक रिसर्च पेपर में एक पर्टिकुलर आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें ये बोला जा रहा है कि हमारे देश में जो आज की डेट में जो ईपीएफओ है बेसिकली जो डिपार्टमेंट, उसको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है उसको इस तरीके से लेकर चलो कि आप लोगों के हाथ में एक विजन होना चाहिए कि 2047 में आप लोग इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से किस तरीके से जनता को फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी कि अभी फिलहाल बैठकर जो है आगे 25 साल की बात सोची जा रही है कि 25 साल में हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं और किस तरीके से हम लोग ये चीज़ें जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। 1-2 दिन के तो बारे में आप लोग सोचते हैं, हाल तो आधे तो वो भी नहीं सोचते हैं कि कल क्या करना है, कल का प्लान भी नहीं उनके हाथ में होता है, आगे की बात तो दूर की बात है। तो अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं सोच रहे हैं तो फिर तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए जैसे कि देश सोच रहा है। अभी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि फुटबॉल की टीम बनाने की बात की जा रही है और 2047 तक हम लोग शानदार तरीके से जो है अपनी एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं जो कि एटलीस्ट एशिया में तो टॉप 5 में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी।
तो ये है प्लानिंग, ये होती है दूरदर्शी प्लानिंग। अभी हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक अपॉर्चुनिटी विंडो बोला जा रहा है कि 2005-6 से ये स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, और ये लगभग चलने वाली है 55-56 तक का। तो ये बहुत ही शानदार होने वाला है, यानी कि हमारे देश में सबसे कम लोग हैं आज की डेट में जो कि बुजुर्ग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से ना वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है उसकी जो सबसे यंगर एज इंडिया की देखने को मिलेगी। यानी कि अगर बात करूं यहाँ पर हमारे देश में सबसे यंग पॉपुलेशन है, चाइना में जो एवरेज है वो 40 के करीब है, और यहाँ पर यूएसए में एवरेज जो आप लोगों को देखने को मिले वो लगभग 39 क्या हो गया यार, हद हो गई रुक जाओ यार एक बार। चाइना में जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है लगभग 39 है, और यहाँ पर यूएसए के अंदर में 40 है, और इंडिया के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो ये लगभग 25-26 से 30 के आसपास में आप लोगों को नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हमारे पास में अभी आने वाले टाइम में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी और देश के पास में नहीं है। समझ रहे हैं ये बात, कितनी ताकतवर चीज है ये। तो ये जो पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन का इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर फोकस देना है, पर लेकिन फिर वही बात है कि कुछ ना कुछ चैलेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चैलेंज के बिना बेसिकली चैलेंज नहीं होगी तो जिंदगी चेंज नहीं होगी। तो ये बात मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। दिक्कत क्या है, हमारे देश में जो एक तरीके से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी कम है। फीमेल को हम लोग साथ में लेकर चलने की सोचते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओनली 25% आप लोगों को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, यानी कि आधी महिलाओं को हम लोग काउंट कर ही नहीं रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में वो है क्या? वो है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो ध्यान दे रहे हैं, पर लेकिन उसके साथ में इन्वायरमेंट पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना है तो इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी है, पैसा तो कमाना स्टार्ट कर दिया, बेइंतहा पैसा कमा रहे हैं भाई साहब। घरों में ना एक तरीके से कोठे, उन्हें कहते कोठे बोलते हैं गांव में, कोठे या फिर कमरे भर भर कर पास पैसे के बोरे भर भर कर डाल दिए, पर लेकिन हेल्थ क्या है, बर्बाद कर ली है। तो हेल्थ जो है वो भी साथ में रखनी है। पैसा कमाना है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, बेईमानी का नहीं, मेहनत की कमाई होनी चाहिए, तो देश को भी फायदा होगा। तो कहने का मतलब है, पर इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अर्बनाइजेशन वो सही चीजें हैं, पर लेकिन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की कीमत पर नहीं, वरना फिर ये से फिर वो नहीं कहते कि अपोजिट में आके फिर हमारे ही सर पे वरना क्लाइमेट चेंज के जूते लगने वाले हैं। इसी के साथ में जो सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिलती है कोविड-19 के बाद में, खासकर ये और ज़्यादा बढ़ गई। अगर बात करें तो हाई ड्रॉप रेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर बच्चों का, खासकर प्राइमरी स्कूल लेवल पर ही। अगर बच्चे स्टार्टिंग में ही स्कूल में नहीं जाएंगे तो कहाँ से वो आगे चलकर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे, कैसे उनकी ग्रेजुएशन होगी, कैसे उनकी हायर डिग्री होगी, और कैसे वो पढ़ेंगे और कैसे वो जॉब करेंगे। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, और इसकी वजह से खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम और इस यहाँ पर जो ट्रेन टीचर है उनकी प्रॉब्लम वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर किसी के पास में आज की डेट में बीटेक की डिग्री है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई अच्छे से अपना लॉयर बन गया है अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, पर लेकिन दिक्कत क्या है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में देखने को मिलेगी। बेरोजगारी भी हमारे देश में आज की डेट में लगभग बहुत ही ज़्यादा है, या फिर सबसे ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो, ये कंडीशन है। और कोविड-19 ने इसकी संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जिसके ऊपर फोकस देना है। नेक्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है ढांचा। हमारे पास में ढांचा नहीं है। ढांचा किसका? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का। अगर हम लोग बात करें, बाहर से बना बनाया सामान ला रहे हैं दबाकर, अगर अपने ही देश में सामान बनाए तो लोगों को यहाँ पर जॉब न मिले। तो इसी के लिए बात की जा रही है कि हम लोगों को अपने ही देश में ढांचागत विकास करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, उसमें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी, उसमें पावर देखने को मिलेगी, उसमें कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि खासकर अगर गाँव वाले एरिया में हम लोग पहुँचा दें तो बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पर ही हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग लगा सकते हैं, प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि जो शहरों की जो भी एक तरीके से व्यवस्था है उसको गांव में अगर आप लोग प्रोवाइड करा दो तो गांव का इंसान जो है वो शहर में आने की कभी सोचे ना। मैं तो कभी ना हूँ शहर में, अगर मुझे गांव में सारी फैसिलिटी मिल जाए, मैं तो बेसिकली मस्त तरीके से, नहीं कहते कि नीम के पेड़ के नीचे अपनी चारपाई डालकर वहीं पर ही बैठकर वीडियो बनाऊंगा, अगर वहाँ पर 5G का कनेक्शन आ जाए समझ रहे आप लोग तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। शहर में आगे करना ही क्या है भाई साहब, छत मतलब अपनी छत पे जाकर शाम को बाकायदा मच्छरदानी लगाकर शानदार तरीके से खुले आसमान के नीचे सोएंगे।
क्यों फालतू में शहरों में वो है परेशानी करनी है। तो ये चीज़ें, ये फैसिलिटी आप लोगों को नॉर्मली सिटी में देखने को नहीं मिलेगी, और अगर सिटी में ये वाली फैसिलिटी चाहिए तो भाई साहब आप लोग करोड़पति होने चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो मजबूरी में कई बार लोग जो हैं वो सिटी की तरफ को जाते हैं क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसी के साथ में क्या होता है, हमारे देश में अगर कोई इंसान पढ़ता है, लिखता है और शानदार तरीके से आईआईटी से पढ़ लिया, कोई आईआईएम से पढ़ लिया, पर लेकिन कंडीशन क्या है, उसको उतनी अपॉर्चुनिटी मिल पाती है जितनी वो एक्सपेक्ट करता है फिर वहाँ से। तो फिर क्या होने लगता है, फिर होने लगता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब ब्रेन खत्म हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया मतलब उनको हाई पैकेज मिल गया, अच्छी फैसिलिटी मिल गई, इसी के साथ में यहाँ पर उनकी जो फैमिली है उसकी सिक्योरिटी मिल गई, तो देश को छोड़कर भाग गए, दूसरे देश में अपॉर्चुनिटी मिल गई शानदार तरीके की। आप में से कितने हैं अगर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिल रहा है यूएसए के अंदर में, एक फ्लैट मिल रहा है और मस्त तरीके से मतलब बच्चों की सारी चीज़ें मिल रही है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई इंसान जो है वो इंडिया के अंदर में रुकेगा। ठीक है, सारे मैक्सिमम छोड़कर भाग जाएंगे। तो ये कंडीशन है। रीज़न क्या है कि इंसान को सबसे पहले तो जॉब ही नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी दिक्कत तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो ब्रेन ड्रेन जो है वो एक समस्या बन जाती है जब देश के अंदर में जो टैलेंट को यूज़ करने की कैपेबिलिटी ना हो। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं आज के डेट में यूट्यूब, गूगल, सारे जितने बड़े बड़े ये प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इनमें अगर देखो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग जो हैं वो आप लोग को इंडियन नजर आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यहाँ पर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तो इसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। और वो कैसे होगा वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अगर इसको ढंग से लेकर चलना है तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा जो अभी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो पॉपुलेशन है वो 16 से लेकर 64 साल के बीच में आप लोगों को वर्किंग पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। राइट एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, ग्रूमिंग ये होनी चाहिए इंसान की, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ताकि लगे कि हाँ एक इंसान खड़ा है जो कि एक लीडर है ये अपने ही आप में। इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल सिस्टम के अंदर में उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट और अप्रेंटिस यहाँ पर मिलना चाहिए। अर्निंग और जॉब प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। हायर कंजप्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी होना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रोस्पेरिटी, यानी कि अपने ही ऊपर इतनी सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्ट करके अपनी ही चीज़ों को इतना शानदार तरीके से बना दें कि अपने ही देश में स्किल लेबर फोर्स, अपना ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करके अपने ही देश में बेच दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अगर अपनी भी पूर्ति कर लेना तो भाई साहब किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करके लेकर आ रहे हैं। सोचो जो जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें अगर हम लोग अपने ही देश में बनाने लगे तो क्या रहेगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर सोचना जरूरी है और प्रेजेंट टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। तो इसके कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर ये पता होने चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया क्या? जी हाँ बिल्कुल पूछा गया है। 2011 में बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें आप लोग बेसिकली किस पर्टिकुलर एज ग्रुप में इसको काउंट करते हैं। बोला जा रहा है कि इट इज हायर पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर। ठीक है, तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इट इज हायर पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ जो 15 से 64। इट इज हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ अबव 65, या फिर इट इज हाई टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? अभी आप लोग क्या बताएं यहाँ पर, ये 16 से लेके बेसिकली 64 आप लोगों को बताया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है ये वो एज ग्रुप है जिसमें इंसान जो है वो कुछ ना कुछ अच्छी पढ़ाई लेकर आगे फिर अपना काम धंधा करने वाले पैटर्न में आ जाता है। यानी कि डिपेंडेंसी यहाँ पर खत्म होने लगती है। ये वो वाली एज ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस एज ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन तक आप लोगों से पूछे जा चुके हैं, वो भी 1 दशक पहले यानी कि 2011 में। तो सोचो आज की डेट में उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। याद रखिएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड कुछ भी अगर बातें आती हैं तो वो यूएन का जो यूएन पॉपुलेशन है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, उसके द्वारा यहाँ पर इससे रिलेटेड रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की जाती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एटलीस्ट याद रखिएगा। दोस्तों ह्यूमन कैपिटल के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया, पर लेकिन एक शब्द जो यूपीएससी ने पूछा है काफी इंटरेस्टिंग है। ये पूछा सोशल कैपिटल के बारे में, यानी कि सोसाइटी में जो सोशल कैपिटल है उसको क्या बोलेंगे। बेसिकली एक सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, वो सोसाइटी कैसी होनी चाहिए अगर आप लोगों से पूछूं तो उसमें सोशल कैपिटल किस चीज को बोला जाएगा, यानी कि सामाजिक पूंजी किसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया द प्रपोर्शन ऑफ द लिटरेट इन द पॉपुलेशन, यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं, साक्षर जो लोग हैं, उनका जो अनुपात है वो ज्यादा होना चाहिए एक तरीके से उनकी संख्या। बोला जा रहा है कि द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग एंड द अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, उसको बोला जाएगा। नेक्स्ट बोला गया साइज जो है पॉपुलेशन की, वर्किंग एज ग्रुप, उसको बोला जाएगा। लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, उसको बोला जाएगा। ये बड़ा ही प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सोशल कैपिटल का। और एथिक्स के अंदर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल क्या है? द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रस्ट के ऊपर चलती हैं,
यानी कि ट्रस्ट नहीं है तो सोसाइटी जो है वो बर्बाद होती नजर आएगी। हमको अपने संविधान पर ट्रस्ट है, हमको अपना जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन पर ट्रस्ट है, जिन लोगों को हम लोग चुनकर भेजते हैं कहीं ना कहीं हम लोग को उनके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ वो हमारे भले की ही बात करेंगे, करें या ना करें वो बात की बात है, वो बात की बात है। जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट है, कहीं ना कहीं वो भी समाज का ही पार्ट है। हमारे घर में मॉर्निंग में जो दूध लेके आ रहा है, अगर आप लोग गांव में मतलब शहरों में अगर आप लोग दूध लेते हैं और दूधिया जो है दूध लेकर आ रहा है तो ट्रस्ट है कि हाँ कहीं ना कहीं वो दूध जो है उसमें जहर नहीं होगा। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। जो सब्जी आप लोग ला रहे हैं, जोमेटो से आप लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, वो ट्रस्ट ही तो है कि हाँ उसके अंदर जहर नहीं मिला होगा। पता चला आया इंसान खाया और निकल लिया। तो ये सारे ट्रस्ट के ऊपर जो समाज चलता है तो उसको बेसिकली सोशल कैपिटल की तरीके से यहाँ पर देखा गया है। तो अपने ही आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो इस टाइम पर यहाँ पर इसको सी आंसर जो है वो लगाकर आए होंगे, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, सोशल कैपिटल के बारे में बात की जाए ना तो वर्किंग एज के बारे में बात की जा रही है, या फिर ए लगाएंगे कि हाँ लिटरेसी के बारे में बात की जा रही होगी अगर नॉर्मल तरीके से सोचोगे तो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा वरना जो है पेन फिसल जाएगा, गलत जगह पहुंच जाएगा। चैलेंज के बारे में बात की जा रही है कि क्या क्या एसोसिएटेड है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा आज की डेट में जो एक यंग जनरेशन है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं उसके सामने क्या क्या चैलेंज है, अगर ढंग से उसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारी यंग जनरेशन है। हाई फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और ब्रेन ड्रेन। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से यहां पर पूछूं? समझ में आ रहा है सही आंसर क्या है? 1 2 3 सही आंसर है, 2 3 4 सही आंसर है, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर बी। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो लेबर फोर्स में काफ़ी कम है, लगभग 25% के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आंसर गलत हो गया, तो ये लो है ना कि हाई है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में कि रेफर टू द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ये बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरा बोला गया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो एक फिनोमिना है जो कि ओकर होता है कंट्री के अंदर में जब पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाती है हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट टू द हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट स्टेटमेंट बोल दिया आप लोगों से, यानी कि डिपेंडेंट से ज्यादा लोग वर्किंग एज वाले हो जाते हैं, डिपेंडेंट की कम हो जाती है, तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। तो ये आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो क्या है ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है? तो आंसर क्या हो गया? करेक्ट है, आंसर हो गया सी। ठीक है, यही गलती नहीं करनी है। ठीक है कातिया ये आंसर जो है दोनों के दोनों सही हैं और इनकरेक्ट पूछा गया है और ये होता है खेल। तो आंसर हो गया डी। तो समझ सकते हैं आप लोग कैसा ये टॉपिक था और इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को और समझा दूं तो आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिए, 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है, और आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन बना भी दिए, ये तो हो गया। इसी के साथ में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर आप लोगों को पॉपुलेशन और पुअर्टी से रिलेटेड, यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2019 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर इंपावरिंग द वुमेन इज द की, जो कंट्रोल टू द पॉपुलेशन, जो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी के साथ में यहाँ पर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्कस द मेन ऑब्जेक्शन, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसके एजुकेशन के बारे में और किस तरीके से इंडिया जो है इसके साथ में एक तरीके से इसको अचीव कर सकता है। ठीक है, और क्या क्या इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक से। तो अंदाजा आप लोग लगाइए कि ये टॉपिक कैसा है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है कि आप लोग ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी निकले और आंसर राइटिंग भी निकले। इसको कहते हैं चीज़ों को तैयार करना। ठीक है, कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। 1 सेकंड लगेगी, उसमें ना तो कोई टैक्स लगेगा ना जीएसटी लगेगी। ठीक है, तो ये काम जरूर करना। ओके दोस्तों, आज की डेट में देश के अंदर में अदानी जो है वो एक फुल ब्रांड बन चुका है। यानी कि अदानी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ किस तरीके से ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आज की डेट में जनता जो है उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए है। जब से यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने निकल कर आई तो उस टाइम पर बोला गया कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कई सारे मुद्दे निकल कर आए, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट के पास में मैटर को लेकर यहाँ पर चलते हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सजेशन दिया कि एक बंद लिफाफे के अंदर में रिपोर्ट तुम्हारे सामने लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर इसके ऊपर देखना क्या सही है और क्या गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं करते हैं, ये जनता के साथ में एक तरीके से एक नहीं पार्शियलिटी, एक तरीके से नहीं, जो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। तो बंद लिफाफे का मना कर दिया गया यहाँ पर और बोला गया इसके ऊपर कमेटी का प्रपोजल के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो पूरा जो खेल है वो यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्या है कि सील कवर्ड जो भी यहाँ पर कोर्ट के अंदर में जब प्रस्तुत की जाती है कोई रिपोर्ट तो इसको क्यों लेकर चलते हैं। ठीक है,
तो सील कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई हैरानी और परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं। आज से पहले भी यहाँ पर सील कवर में चीज़ें लाई गई हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताने स्टार्ट करूँ तो आप लोग हैरान होंगे। जैसे 2G और जो यहाँ पर कोल जी वाला जो फंडा निकल कर आया, उसमें सील कवर ही यहाँ पर चीज़ें आई थी सामने निकल कर। इसी के साथ में राफेल फाइटर वाला 2018 का जो मुद्दा आप लोगों को देखने को मिला, उसमें भी चीज़ें सील कवर में ही थी। इवन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC वाला जो इशू था आसाम का, उसमें भी सील कवर ही चीज़ें देखने को मिली थी। BCCI में रिफॉर्म की जब बात की गई थी 2014 में, उसमें भी यहाँ पर बेसिकली सील कवर के ही बारे में बातें की गई थी। इवन भीमम कोरागांव वाला केस जो है, उसमें भी सील कवर चीज़ें ही देखने को मिली। राम जन्मभूमि केस, सील कवर चीज़ें देखने को मिली। तो सील कवर चीज़ें जो लाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या कोई प्रोविज़न है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये निकल कर आती है। और सील कवर कोई भी ऐसा लिफाफा अगर लेकर आते हैं तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? पर्पज क्या है यहाँ पर इसके पीछे कि हाँ यार हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं? तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, इसके पीछे जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि कल को चलकर अगर यहाँ पर कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाए कि यानी कि एक तरीके से कोई यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगे, तो इसलिए यहाँ पर पर्पज यही रहता है कि एक तरीके से एक तो सामने वाले के जिससे रिलेटेड बातें हैं उसके भी अधिकार हैं, ठीक है, उसकी भी प्राइवेसी है, वो तो उस पर भी फोकस किया जाता है। अगर सोसाइटी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसको भी ध्यान में रखकर यहाँ पर चला जाता है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये की गई कि हाँ यार इसको इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई कानून है इसके अंदर में, या लोअर कोर्ट में यहाँ पर कि ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि प्रॉपर कोई ऐसा एक डिफाइन नहीं किया गया कि सील कवर चीज़ों को आप लोगों को लेकर चलना है, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो यहाँ पर रूल 7 है बेसिकली यहाँ पर 13 ऑर्डर का, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बेसिकली बातें की गई है कि हाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेक्शन 123 जो है यहाँ पर जो इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि यहाँ पर 1872 का है, आज भी यूज़ कर रहे हैं बाबा आदा के जमान का कानून हम लोग, तो उसके तहत भी यहाँ पर बातें की जाती हैं। सबसे पहले तो इससे ये भी रहता है कि सील कवर लिफाफे में अगर कोई चीज़ निकल कर आ रही है तो इसका मतलब ये कि इसको ओनली कोर्ट देखेगा और किसी के सामने नहीं आएगी। तो इससे फ़ायदा क्या रहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, वरना हो सकता है कि उसको जो है लोग गलत तरीके से चेंज करने की कोशिश करने लगे। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो रहती है यहाँ पर इंडिविजुअल की प्राइवेसी और यहाँ पर ट्रस्ट जो है वो भी उसको ब्रीच करने से रोकता है। इसलिए सील कवर लिफाफे में यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि याद रखिएगा। और कुछ केसेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो जरूरी है यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर रखना। जब भी सील कवर चीज़ें जा रही हैं तो यहाँ पर कई बार ऐसा किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर फोर्स करती है यार इसको सील कवर के उसमें ही लेकर आना है, ठीक है। कई बार तो यहाँ पर केस इसी पर्पज से यहाँ पर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, सील कवर बोल कैसे दिया? इतने सारे केस जो है सील कवर में जा रहे हैं, आखिर मुद्दा क्या है? इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तो कई बार लोगों का ट्रस्ट जो है वो इसके ऊपर आधा हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि सील कवर में चीज़ों को लाने से पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी यूज किया जा रहा है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है उसमें कॉन्फिडेंस रखने के लिए भी बात की जा रही है। इंटरनेशनल नेगोशिएशन कई बार ऐसी होती है राफेल वाले मुद्दे पे कि पता चला दूसरे देश के साथ में रिलेशन खराब हो गए, तो इसलिए भी यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं आप लोग। और ये तो मैंने बता ही दिया कि ताकि ऑनगोइंग जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, ठीक है। पर इशू क्या है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ताव पर लग जाती है यहाँ पर कि पता नहीं सील कवर में क्या चल रहा है, किसने क्या घपला कर दिया, पता चला करप्शन की भेंट चढ़ गया, पूरा का पूरा मुद्दा है वो देखने को मिलता है। रिड्यूस करता है स्कोप ऑफ रीजनिंग, यानी कि जो रीजनिंग हो सकती है और ज़्यादा बढ़ सकती है उसको रोकता है। फेयर ट्रायल और जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाता है। आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पर बढ़ जाती है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहती है रेस्पॉन्स करने के लिए, और रिस्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्यूज़ किया जा सकता है। अब सोचो यहाँ पर, हालांकि ऐसा नॉर्मली ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलता है, ऐसे केसेस बहुत कम निकल कर आते हैं, पर सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जज जिसके सामने इसको प्रेजेंट किया गया है, अगर कोई ऐसा एक तरीके से ना बहुत ही रसूखदार इंसान है तो क्या करेगा कि किसी न किसी तरीके से चीज़ों को अपने फेवर में ले जाए। तो अगर जज साहब जो है उस टाइम पर पिघल जाते हैं, कोई ऐसा इशू देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा एक डिजास्टर भी साबित हो सकता है। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर हमारा देश जो है वो ट्रस्ट करता है, तो वो ट्रस्ट बनाए रखे हुए वो एक अच्छी बात है। पर लेकिन ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी देखने को मिलने लगती हैं। तो वही कहते हैं कि हर सिक्के के जो हैं वो दो पहलू आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है गोपाल कृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला वाला केस, 2019 का जो केस हम लोग बात करते हैं, उसमें यहाँ पर बेसिकली बातें बोली गई थी कि इन्वेस्टिगेशन जो है ऑनगोइंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ठीक है,
वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो डिस्क्लोजर के बारे में बात की जा रही है कि एक तरीके से उनको जरूरी है। आईएनएस मीडिया का केस था 2019 का, उसमें भी यहाँ पर बातें की गई कुछ इसी पैटर्न में यहाँ पर, ठीक है, कि सील कवर लेकर आना है डॉक्यूमेंट्स का, तो उससे भी रिलेटेड थे यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि केस है नहीं है कोर्ट के अंदर में, तो बहुत सारे ऐसे केस आप लोगों को कोर्ट के अंदर में देखने को मिलते हैं, जो कि 2022 का भी रिसेंटली अभी केस है, अमित कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस यहाँ पर। तो बोलते हैं कि अगर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द रिलेवेंट मटेरियल टू द अफेक्टेड पार्टी एंड इट्स डिस्क्लोजर इन द सील कवर टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी तो सेट ए डेंजरस प्रेसिडेंस, यानी कि खतरनाक भी चीजें सेट यहाँ पर हो सकती हैं। तो रिलेवेंट मटेरियल जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है इन द सील कवर मेक द पर्पज ऑफ एजुकेशन जो भी होता है उसको वेग एंड ओपैक। तो यानी कि दोनों ही तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजें देख सकते हैं, कोई सपोर्ट भी करते हैं और कुछ अपोज भी करते हैं। तो बैलेंस यहाँ पर क्या है, ये कोर्ट के ऊपर डिसाइड करेगा, कोर्ट खुद डिसाइड करेगा कि क्या करना है भाई साहब, सील कवर रखना है या फिर नहीं रखना है। उन्हें कहते हैं कि कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड द थिंग। नहीं, कोर्ट वो नहीं कहते, मूवी थी जोली एलबी की भाई साहब कोर्ट डिसाइड करेगा जी, हमको डिसाइड कर लेने दो जी, ठीक है। तो ये बातें बोली जाती है। कई बार तो ये बोलते हैं कि इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, अगर ऐसा है भी तो किन किन केसेस में इसको किया जा सकता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मन किया तो कर दिया, नहीं मन किया तो नहीं किया, तो उसकी वजह से चीजें जो है थोड़ी सी फेक लगने लगती हैं कई बार। तो जनता का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए थोड़ा सा उसको अपने ट्रस्ट के दायरे में लाना भी पड़ेगा, कुछ ऐसा माहौल बनाने के लिए। तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। आप लोग ही क्या रहे हैं, आप लोग बताइए कि क्या होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ही बन जाए तो यहाँ पर सील कवर के बारे में कि कौन सी यहाँ पर इश्यूज हैं उसके साथ में, तो बोला गया कि अगेंस्ट द ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस करता है स्कोप ऑफ रीजनिंग, आर्बिट्रेरीनेस यानी कि मनमानी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और रिस्क एब्यूज होने के ज़्यादा हैं। तो क्या है 1 2 3 4 2 3 4 5 या 1 3 4 5 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, सारे के सारे तो बताएं, अभी डी आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। बात की जा रही है सील कवर जो यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस है उसके बारे में। तो बात की जा रही है कि ये प्रैक्टिस की जाती है बाय द सुप्रीम कोर्ट और समटाइम्स लोअर कोर्ट ऑफ आस्किंग फॉर द एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द सील एनवलप, ताकि ओनली जज उसको एक्सेस कर सकें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफिक लॉ डिफाइन करता है डॉक्ट्राइन ऑफ द सील कवर। दूसरी स्टेटमेंट ये बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट कौन सी, अभी मैंने बताया कि कोई प्रॉपर कानून है नहीं ऐसा कि जो इसको डिफाइन कर सके, इधर उधर से हम लोग जुगाड़ पानी करके काम कर रहे हैं। तो आंसर ए हो गया, पर इनकरेक्ट पूछ लेता तो आंसर बी हो जाता। तो इसलिए आपको भी कन्फ्यूजियाना नहीं है, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है, इसके लिए सारी चीज़ें एक एक माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो समझ में आ गया सील कवर तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ चलो। तो ये था टॉपिक। दोस्तों, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि आप में से किस किस एसएलवी फैमिली मेम्बर के मोबाइल पर फालतू के मैसेज या फिर फालतू की कॉल अक्सर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि या तो किसी इंश्योरेंस कंपनी की होती है, किसी कहीं पर एडमिशन लेने के बारे में होती है, या कोई हेल्थ चेकअप के बारे में बात करता है, या फिर कोई लोन लेने के बारे में बात करता है। क्या आप लोगों के फ़ोन पर भी इस तरीके के मैसेज या फिर कॉल आप लोगों को देखने को मिलती है? तो येस या फिर नो बताना। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ में हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का डेटा जो किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा बेच दिया गया है, वो इंसान कोई भी हो सकता है। आप लोगों का जो प्राइवेट बैंक हो सकता है, अक्सर गवर्नमेंट जो बैंक है ऐसा नहीं करते हैं, प्राइवेट बैंक हो सकता है। आप लोगों को कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है जहाँ पर आप लोगों ने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होगा, कोई डॉक्टर जिसके पास में जाकर आप लोगों ने अपना चेकअप कराया होगा, कहीं से भी ये डेटा जो है ये बेसिकली बेचा जाता है। और उसके बाद में फिर आप लोगों के पास में ये मेल, मैसेज या फिर इस तरीके की कॉल्स आना स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे देश में ऐसा है आज की डेट में कि कोई कानून नहीं है, तो उसी के चलते बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में। अगर जिस दिन एक कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं एक दायरे में सारी चीज़ें आ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में डिजिटल, पहले तो डिजिटल लिखा गया, उसके साथ में पर्सनल डेटा, मतलब जो आप लोगों का पर्सनल डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। और ये जो बिल है ये कहीं ना कहीं जो प्राइवेसी है उसको भी ध्यान में रखेगा। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्राइवेसी जो है उसको ये हैम्पर करता हुआ नजर आएगा। और आप लोगों का डेटा, मान लीजिए आप लोगों ने आज के डेट में व्हाट्सएप के ऊपर अपना अकाउंट बना रखा है और व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों ने पेमेंट जो गेटवे है उसमें भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, तो आप लोगों का डेटा क्या क्रॉस बॉर्डर जाना चाहिए? यानी कि यूएसए की कंपनी है व्हाट्सएप, फेसबुक का पार्ट है, तो क्या वो यूएसए के अंदर में स्टोर होना चाहिए? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये कानून जो है अपने ही आप में काफ़ी एक बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन होने वाला है हमारे देश के अंदर में, जैसे ये कानून बनकर आएगा।
आखिर में ये आर्टिकल क्यों आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसके पीछे दो रीज़न है। अभी तो ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, यानी कि बिल लाया गया है, और जो इसका ड्राफ्ट है वो पब्लिकली में रखा गया है। पब्लिक में मतलब यानी कि एक तरीके से आप लोग उसके ऊपर अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों को ये जो बिल है कैसा लग रहा है, और इसके अंदर कोई चेंज करना अगर आप लोग चाहते हैं सजेस्ट करना, तो आप लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे नहीं, मैं कई बार आप लोगों से वीडियो में पूछता हूँ तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लोग चेंज कराना चाहते हैं, तो वो एक तरीका सजेशन होता है। अगर सारे बच्चे उस पर एग्री होते हैं तो फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ा सजेशन ये था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मॉर्निंग में वीडियो लेकर आओ, तो मॉर्निंग में मैंने टाइम पूछा तो 6 बजे पर सब सहमत हो गए थे। ठीक है, वो अलग बात है कि सबके बस की उठना बात नहीं रहती है, बोलना और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से अगर कोई ऐसा सजेशन हो तो उसके यहाँ पर एक तरीके से बोला जाएगा कि ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि हाँ ठीक है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से जनता से राय मांगती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अभी हमारे देश में जो ये डेटा है वो कैसे कैसे फ्लो होता है और किस तरीके से गवर्नमेंट इस डेटा को कंट्रोल कर सकती है और कैसे कैसे चीज़ों को लेकर आगे चला जा सकता है, वो सारे मुद्दे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस मुद्दे को देखती है। ये तो हो गया एक ओवरव्यू कि हमारे देश में ये बिल लेकर आया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। तन्नू वेट्स मन्नू मूवी में आप लोगों ने सुना होगा कि शर्मा जी ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी घोड़ी पर बैठ चुके हैं शर्मा जी। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि ये बिल पहले भी आ चुका था, पर उसके अंदर अलग अलग साइड से अलग अलग डायमेंशन से इतने सारे सजेशन आए कि ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से कोई पर्टिकुलर कपड़ा किसी को सिलाना था, किसी ने बोला इसकी बाह ऊपर कर दो, किसी ने बोला इसके बटन यहाँ पर लगा दो, किसी ने बोला लेंथ इतनी कर दो, तो उसका ढांचा ही खराब हो गया उस कपड़े का, वो प्रॉपर एक शर्ट नहीं बन पाया। तो ऐसे ही यहाँ पर इस बिल के साथ में हुआ, तो गवर्नमेंट ने इस बिल को वापस ले लिया और बोले कि फिर से हम लोग स्टार्टिंग से एक नया बिल लेकर आएंगे, उसके ऊपर फिर सजेशन मांगेंगे और आप लोग जो है उसके ऊपर सजेशन देना। तो ये एक ऐसा कानून है जो कि हमारे देश में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ऐसे कानून अक्सर आप लोगों को जो वेस्टर्न वर्ल्ड है यानी कि यूरोपियन कंट्री में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर। उनका कानून क्या है ये आप लोगों को बताना है। यूपीएससी ने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये पर्टिकुलर कानून जो है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन वाली जो वीडियो आती है आप लोग की वीकेंड में, उसको आप लोग जरूर देखा करो। आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, साथ साथ में अच्छे लेवल पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, अगर आप लोग बात करें कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है, इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो आप लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आप लोगों का प्राइवेट डेटा, मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों का नंबर जो है, आप लोगों का एड्रेस जो है और आप लोगों की कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को पता चल जाती है, और सोचो कि दुनिया भर के लोग जो हैं वो आप लोगों के घर के सामने आकर इकट्ठे हो गए, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, 24 घंटे मीडिया जो है आप लोगों के ऊपर नज़र रखे हुए, तो आप लोगों का जीना जो है वो हराम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों की एक तरीके से प्राइवेसी और जो आप लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, वो संविधान के जो अब बेसिकली पार्ट 3 है उसके तहत आर्टिकल 21 जो है ये आप लोगों को अधिकार देता है कि अपनी जो फ्रीडम है उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग की राइट टू प्राइवेसी आती है, यानी कि आप लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यही बात यहाँ पर के.एस. पुत्तास्वामी केस के बाद में बोलेगी कि प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दो, और आर्टिकल 21 के अंदर में उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तब से लेकर यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में और बातें होने लगी कि यार अब तो फंडामेंटल राइट बना दिया, अब इसको कैसे लेकर चला जाएगा, अब तो और दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाएगी जिसका नाम था BN श्री कृष्णन कमेटी। तो यानी कि श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई कि कैसे हम लोग डेटा प्रोटेक्शन कानून को लेकर आ सकते हैं। तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई कि आप लोग उसको कैसे आगे अच्छे लेवल पर लेकर चल सकते हो, पर उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सरकार को पसंद नहीं आई, यानी कि गवर्नमेंट को लगा उसने कुछ ऐसी बातें भी उसमें डाल दी थी कि सरकार के ऊपर भी एक तरीके से कंट्रोल होने लगे, कि सरकार भी अपनी यानी कि एक तरीके आनन फानन में कुछ न कर सके। तो ऐसा कुछ बिल यहाँ पर लेकर आया गया था। जब उस बिल को लेकर आया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इस टाइम पर अगर देखें आप लोग दिसंबर 11 2019 में इसको यहाँ पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का नाम दिया गया, पर अभी इसके सामने डिजिटल शब्द भी आप लोगों ने देखा कि नया ऐड कर दिया गया। इसका मतलब ये कि डिजिटल लिख गया, तो ये 2022 वाला बिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे कानून थे कि कैसे डेटा जो है उसको शेयर किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सकता है,
ऑल कैटेगरी ऑफ डेटा, किसी का जनरल डेटा है, मान लीजिए आप लोग क्या खाते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने घर पे कुछ डिलीवरी मंगाई, कुछ भी आप लोग जैसे मंगाते हैं, आप लोगों ने आज की डेट में खाने के लिए पनीर वगैरह या फिर कुछ अपना नान वगैरह या फिर मिस्सी रोटी जो भी मंगाई आप लोगों ने, उसके ऊपर आप लोग का फ़ोन नंबर भी रहता है, आप लोग का एड्रेस भी रहता है। तो एड्रेस और फ़ोन नंबर तो आप लोग की पर्सनल चीज़ें होगी, पर लेकिन क्या खा रहे हैं आप लोग, ये ठीक है, ये अगर किसी को बता दिया जाए कि हाँ उस एरिया में इतने लोग जो हैं वो ये पर्टिकुलर शाही पनीर वगैरह या कढ़ाई पनीर वगैरह खा रहे हैं या फिर कोई छोले खा रहा है, मतलब जो भी आप लोग खा रहे हैं, तो आप लोग उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये इंसान इस पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें खाते हैं। तो एक तरीके से डेटा किसी के हाथ लगेगा, किसी फूड कंपनी के, और वो कंपनी यहाँ पर इसको बेचती हुई नजर आएगी कि इस एरिया में छोलों की डिमांड, पनीर की डिमांड बढ़ा दी जाए। ये क्या होगा, इसका मतलब ये कि आपका डेटा जो था वो पर्सनल नहीं था, वो ऐसा डेटा था कि इतने लोग खा रहे हैं, ना कि पर्सनल पर्टिकुलर। तो ये अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया। इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई कि गवर्नमेंट को पावर रहेगी कि यूजर का नॉन पर्सनल डेटा, पर्सनल नहीं नॉन पर्सनल डेटा यहां पर यूज कर सकती है, और इसी के तहत यहां पर जो भी क्रिटिकल डेटा होगा उसको स्टोर किया जाएगा, देश के अंदर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आउटसाइड अगर देश के अंदर कोई डेटा जाएगा, जैसे कि व्हाट्सएप के थ्रू मैंने अभी बोला, तो वो कंसेंट से जाएगा, उसके इजाजत के बगैर यहां पर डेटा नहीं जाएगा। इसी के साथ में इसके लिए कई सारे प्रोविजन रखे गए। सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो बोला गया कि वेरिफिकेशन होना चाहिए यूजर का। आज की डेट में आप लोग देखो, जैसे यूट्यूब पे अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसके नीचे कई सारे लोग जो हैं उल्टी सीधी गालियां लिखकर चले जाते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे सभी फैमिली मेंबर जो हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलते। पर जैसे कई सारे फ्रेंड हैं वो कई सारे अलग जोन में वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कुछ कॉमेडी के वीडियो बनाते हैं, कोई टेक के वीडियो बनाते हैं, तो कई सारी गालियां उनको देखने को मिलती है। तो अक्सर बातें करते हैं यार क्या किया जाए इनका। मैंने कहा यार क्या कर सकते हो आप लोग, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फॉलो करो, बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सारी प्रोफाइल कोई भी अपने पर्सनल नाम जो रहेगा ना उससे कुछ नहीं बोलेगा, सब उल्टे सीधे नाम रहेंगे और उनसे कमेंट करेंगे आकर। तो उसी के चलते बोला गया कि कम से कम इंसान का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि कौन कमेंट कर रहा है, तो पता तो होना चाहिए ना कि कौन लिख के चला गया। पर लेकिन इंसान जो है अक्सर छुपकर वार करने में ज्यादा पसंद एक तरीके से करते हैं, सामने आकर किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ बोला जाए, तो ये आप लोगों को हरकतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते उनको सबको वेरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत सारे अकाउंट जो है फेसबुक ने भी और कई सारे जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा डिलीट किए गए, जो कि फेक अकाउंट के तौर पर काम कर रहे थे। अगर किसी का डेटा शेयर किया जाता है उसकी कंसेंट के बिना, तो फाइन किया जाएगा उस पर्टिकुलर जो कंपनी होगी उसके ऊपर में 15 करोड़ रुपए या फिर 4% जो भी उसका ग्लोबल टर्नओवर होगा, यानी कि जो भी उसने ग्लोबल लेवल पर कमाया होगा उसका 4% या फिर 15 करोड़ रुपए उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, यानी कि उसकी कमर टूट जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। डेटा ब्रीच अगर यहां पर होता है तो एक तरीके से यहां पर मान लीजिए यहाँ पर डेटा अगर किसी के साथ में शेयर होता है और डेटा चोरी अगर होता है तो 5 करोड़ रुपए का फाइन और 2% ग्लोबल टर्नओवर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप लोग बोलोगे कि शेयरिंग पे ज्यादा फाइन लगा रखा है, चोरी पे कम फाइन लगा रखा है। देखो चोरी हो जाना वो उसके हाथ में नहीं है, पर हाँ कुछ ना कुछ उसने लापरवाही बरती है। शेयर करना खुद ने शेयर किया भाई साहब, उसने अपने आप से शेयर किया है, तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। तो अगर बदतमीजी कोई कर रहा है जानबूझकर तो उसको तो थपेड़ लगनी चाहिए, और किसी से गलती से थोड़ी बदतमीजी हो गई तो उसको थोड़ा सा कम थपेड़ लगनी चाहिए, ठीक है। थपेड़ तो उसको भी लगनी चाहिए क्योंकि उसने सीरियस तरीके से काम क्यों नहीं किया। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसी और का डेटा कैसे आप लोग पब्लिक कर सकते हैं, ये बातें आप लोग बोल सकते हैं। तो प्राइवेसी बिल जो है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे देश में लेकर आया गया, ताकि इंसानों का डेटा जो है वो सिस्टमेटिक वे में प्रोटेक्ट किया जा सके और इसी के चलते जो चीजें हैं उसको सुधारा जा सके। ये एक ऐसी मुहिम है जो ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में चली। आज की डेट में आप लोगों को मलेशिया के अंदर में लोकलाइजेशन मैंडेटरी देखने को मिलेगा। सिटीजन का डेटा वो अपने डेटा को बाहर नहीं ले जाने देते हैं, ठीक है। इसी के साथ में वियतनाम के अंदर भी कुछ आप लोगों को रेगुलेशन देखने को मिलेगी। रसिया वो डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात करता है। ये सारे वो देश हैं जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, रसिया हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया। इसके यहाँ पर कोई कानून नहीं है नेशनल लेवल पर, बट प्रोविजन है कि एक तरीके से यहाँ पर कोई भी जो डेटा है यहाँ पर पर्सनल डेटा जो है वो लोकली ही स्टोर किया जाएगा, ये प्रोविजन है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर, यूरोपियन के अंदर GDPR है यहाँ पर इनका, ये जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन की जाती है यहाँ पर डेटा की। तो इनके अलग अलग कंट्री के द्वारा अलग अलग तरीके के अपने कानून बना रखे हैं अपने अपने देशों में कि कैसे डेटा को प्रोटेक्ट करना है और कैसे चीजों को सही डायरेक्शन और डायमेंशन में लेके चलना है। इसी के चलते यहाँ पर ये चीजें रहती है।
आप लोगों ने देखा होगा अभी पेगासस जो वायरस वाला केस निकल कर आया था, उसमें गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाया गया कि मान लीजिए रक्षक ही भक्षक बन जाए। एक पुलिस वाला है, उसको रक्षा करने के लिए रखा गया है, पता चला वो पुलिस वाला ही, ऐसे केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले, पुलिस वाले ने एक महिला का रेप कर दिया। यहाँ पर सोचो कि उस पुलिस वाले के, जिसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए माना जा रहा है, कोई डॉक्टर रेप कर रहा है, ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन निकल कर आ रही है, तो रक्षक ही भक्षक बन जा रहा है, तो उस टाइम पर इंसान क्या करे। तो ये वाली कंडीशन हो जाती है कि गवर्नमेंट जो कि डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए मानी गई है और गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा। हालांकि इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बस उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि कितना उसका बेसिकली मिसयूज हुआ है या फिर क्या हुआ है, वो सारी बातें आगे जानने को मिलेगी। पर इसके ऊपर भी कई सारी कंट्री जो हैं वो कई सारे मुद्दे और रखती हैं, जैसे कि यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है कि लोकल होना चाहिए या फिर ग्लोबल होना चाहिए। अगर हम लोग सारी डेटा को लोकल करने लगेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने देश के बारे में बातें कर रहे हैं, हम लोग चाह नहीं रहे हैं कि कोई भी बाहर से आकर यहाँ पर किसी भी तरीके से पार्टिसिपेट करे, सारी चीज़ें हमारे ही देश में होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये बोले कि उसको हैम्पर करेगा आज की डेट में। तो यूएसए, जापान, सिंगापुर, उन्होंने बोला कि फ्री फ्लो होना चाहिए क्रॉस बॉर्डर डेटा, यानी कि डेटा एक देश में से दूसरे देश में आसानी से जाना चाहिए। अगर वो रुकेगा तो बहुत सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर भी अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर में ई कॉमर्स पॉलिसी लेकर आई गई थी और उसके चलते यहाँ पर बोला गया WTO के अंदर में भी कि फ्री एंड ओपन इंटरनेट के बारे में बात की गई थी कि हाँ भाई साहब इंटरनेट भी फ्री और ओपन होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो एक तरीके से बोला था कि स्टोर करे कंज्यूमर का डेटा लोकली, तो बोला गया कि अगर ऐसा करने लगेंगे तो उनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी और इसी के चलते कुछ डेटा ऐसा भी है कि यहाँ पर काफ़ी सेंसिटिव डेटा है, तो उसको कैसे डील करना है, तो उसके ऊपर भी कई सारी बातें की गई। मतलब कहने का यह कि यहाँ पर एक तरीके से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई कि यार तुम ये सारी चीजें सही नहीं कर रहे हो, पर लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया ने बोला अपन झुकेगा नहीं साला, ठीक है, तो वो वाली बातें निकल कर आई। तो सेफगार्ड जरूरी है। तो हम लोगों ने देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप लोगों को लाइफ में क्या करना है, कोई बोलेगा कि यार ये कर लो, आप लोग बोलोगे हाँ अच्छा लग रहा है, कोई बोलेगा ये कर लो, आप लोग बोलोगे ये भी अच्छा लग रहा है, तो आप लोग किधर भी खिसक जाओगे, बिना पैंदी के लोटे बन जाओगे। पर लेकिन अगर आप लोगों को पता है कि हाँ यार यही करना है और यही हमारा टारगेट है, सामने वाला अगर कितने भी लालच दे ले, आप लोग बोलोगे चल झुट्टा चल साइड में, ठीक है, तो आप लोग अपने काम पर फोकस करोगे। इसी तरीके से जब देश में कानून नहीं होता है ना, कोई भी आकर कुछ भी बोल के चला जाता है, क्योंकि देश में कानून नहीं है, जब तक कानून नहीं है तो कोई भी बोलेगा, पर कानून होगा तो फिर इंसान जो है जुबान निकालने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता है अगर गलत जुबान निकाली तो जुबान खींचकर गले में लपेट दी जाएगी हरामखोर, तो यानी कि उसको डर रहेगा थोड़ा सा। ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। अभी जो नया बिल लेकर आ जा रहा है उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चीजें सुधारती हुई नजर आएंगी। जैसे कि सबसे पहले तो कानून नहीं था, तो एक कानून आ गया देश के अंदर में, तो 7 प्रिंसिपल बोले गए हैं। तो लॉफुल यूज, सबसे पहले तो कोई भी डेटा अगर यूज होना है किसी का, वो कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जो किसी का भी डेटा निकालकर कहीं भी जो है उस डेटा को जो है बेचे जा रहे हो, या उस डेटा का मिसयूज किया जा रहा है, या फिर उसके थ्रू वोटर को ट्रेस किया जा रहा है, जैसा यूएसए में देखने को मिला था। तो वो सारे फालतू की अगर चीजें होगी तो फिर इसको देखा जाएगा। पर्पजफुल, यहां पर एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल में हो गया पर्सनल डेटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ जो विच इट कलेक्ट, मतलब अगर मेरा डेटा कलेक्ट किया गया कि वो यूज किया जाएगा, उस डेटा को बेसिकली वेरिफिकेशन के लिए मैंने सिम कार्ड लिया है, तो सिम कार्ड के लिए ही उसको यूज किया जाना है। ये नहीं कि तुम्हारे पास में डेटा आ गया तो तुम जाके उसको बैंक वाले को भेज दो कि हाँ इस इंसान को जो है लोन बेचना स्टार्ट कर दो डेली, तो वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जिस पर्पज के लिए लिया गया उसी पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ओनली नेसेसरी डेटा ही कलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि कलेक्ट करने गए थे कि हाँ इस इंसान का नाम पता होना चाहिए और इस इंसान का फोन नंबर पता होना चाहिए, आप उसका एड्रेस भी ले, उसका ब्लड ग्रुप भी लेकर आ गए, उसके घर में उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या जायदाद है, उसके कितने बच्चे हैं, उसके घर में और कौन कौन मेंबर हैं, यहाँ पर उसकी जमीन कितनी है, उसके घर का एरिया कितना है, उसके घर में क्या एसी कूलर या फिर पंखा लगा हुआ है, वो कौन सा खाना खा रहा है भाई साहब, कब एक्सरसाइज कर रहा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, तुमने सारा इकट्ठा कर लिया। ये बिल्कुल गलत है। जितना डेटा जरूरी है उतना ही डेटा इकट्ठा करना है और जिस पर्पज के लिए किया गया उसी पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है। ये बातें यहां पर इसके अंदर बोली गई है। अगर इस दायरे के बाहर जाओगे तो फिर भाई साहब उल्टे लटका दिए जाओगे। डेटा की एक्यूरेसी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि पॉइंट ऑफ द कलेक्शन, जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो यहां पर उसको देखना है, ना कि उसका डुप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो एक तरीके से देयर शुड नॉट बी एनी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में भी होता है कि डेटा को एक्यूरेटली कवर किया जाए, ऐसा नहीं कि फालतू तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, डुप्लीकेट किया जा रहा है चीजों को, एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पर चीजों को ले जाने की कोशिश की जा रही है।
अब आप लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया, जिस पर्पज के लिए यूज करना था उस पर्पज के लिए यूज कर लिया। अब इस डेटा को डिलीट मारो। अब आप लोगों को ये जिस पर्पज के लिए आप लोगों को रखना था उसके बाद में स्टोर करने की उस लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम तक स्टोर करना है भाई साहब। ठीक है, सिम ले लिया, वेरिफिकेशन हो गया ना, अब क्या डेटा है, अभी डिलीट मारो इसको डेटा को। ये थोड़ा ना कि आप लोग इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। तो फिफ्थ प्रिंसिपल में ये बोला गया कि स्टोरेज का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए वो भी यहां पर आप लोगों को बताना है, उसमें भी आप लोगों को यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ऑथराइजेशन, कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग, तो यहां पर बोला गया कि डेटा जो है वो रीजनेबल और सेफगार्ड इंश्योर करे, कोई भी अनऑथराइज्ड कलेक्शन यहां पर डेटा का न देखने को मिले। यानी कि जिस पर्सन को ऑथोरिटी है कि डेटा को कलेक्ट करे वही पर्सन डेटा को कलेक्ट करे। ऐसा नहीं कि बोला है चंदू को और आ रहा है मंगू कलेक्ट करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूजर, यूजर की भी अकाउंटेबिलिटी डाली गई है। द पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। तो यानी कि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि अगर कोई डेटा निकाल कर लेकर जा रहा है तो उसकी जो यूज करने वाला है डेटा उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि उस डेटा को उसको कैसे प्रोसेस करना है और कैसे आगे लेकर चलना है। अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो इसका गला पकड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं बड़ा ही प्यारा सा एक उदाहरण दूंगा जो कि आप लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। आज की डेट में आप लोग खुद सोचो, आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उस एरिया का नाम है मुंबई। ठीक है, मुंबई के अंदर में आप लोग रहते हैं और मुंबई के अंदर में यहां पर कोई एक पर्टिकुलर उस एरिया का कोई एमएलए है, यानी कि उस एरिया में कोई एक विधायक है, उस एरिया में कोई एमपी है यानी कि उसका सांसद है, उस एरिया में कोई डीएम है, उस एरिया में कोई आईपीएस है। ये 4 लोग हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। अब उस एरिया में कहीं पर चोरी हो जाती है और किसी का मर्डर हो जाता है। अब ये बोला गया था कानून में, कानून बनाया गया कि जिस एरिया में कहीं पर चोरी होगी या फिर मर्डर हो गया तो इन 4 को पकड़ा जाएगा, सजा इन 4 को मिलेगी। इन 4 से पूछा जाएगा कि तुम्हारे एरिया में ऐसा कैसे हो गया। तो सोचो क्या उस एरिया में कोई गलत काम होगा अगर उनको पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। हिस्ट्री का फैक्ट आप लोगों को बताता हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर मार्केट रिफॉर्म इतने शानदार लेकर आया था। उसमें यह बोला गया अगर किसी ने मार्केट में मान लीजिए किसी को 1 किलो गेहूं देना है और उसने 1 किलो की जगह वहां पर उसको मान लीजिए 100 ग्राम गेहूं जो है वो कम दे दिए, तो ये कानून था इस इंसान के शरीर में से 100 ग्राम गोश्त निकाल लो। आप लोग सोचो भाई साहब वो 100 ग्राम ज़्यादा देगा, वो 100 ग्राम कम नहीं, 100 ग्राम का 200 ग्राम ज़्यादा देगा, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो भाई साहब उसकी ज़िंदगी जो है हराम हो जाएगी। तो सोचो ऐसे कानून रहते हैं तब इंसान के अंदर खौफ बैठता है और तब इंसान जो है वो सिस्टमेटिक वे में काम करता हुआ नजर आता है। तो तकड़े कानून, कड़े नियम जो है वो इंसान को अच्छा पैटर्न फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं, वरना इंसान जो है कई बार चीज़ों को इग्नोर करता रहता है। तो जरूरी है इस तरीके की चीज़ें होना ताकि इंसान जो है वो ढंग से काम कर सके और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सके। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट आप लोग इनको बोल सकते हो। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर में, इसमें बोला गया कि डेटा प्रिंसिपल और इसी के साथ में यहां पर डेटा फिड्यूसरी, यानी कि डेटा प्रिंसिपल यानी कि जिस यूजर का यहां पर डेटा लिया जा रहा है, तो डेटा प्रिंसिपल डिनोट करेगा इंडिविजुअल जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो माल पानी तो उसी का निकल के आ रहा है ना सामने वाले का। फिड्यूसरी का मतलब होता है कि ये डेटा कलेक्ट तो कर लिया, अब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है वो डेटा लेने वाला, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, स्टेट हो सकता है, इनके गवर्नमेंट, जिस पर्पज के लिए लिया गया है इंडिविजुअल का डेटा। दूसरी टर्म यहां पर ये रहेगी, तो इसके अंदर 2 लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो डेटा देने वाला और एक डेटा लेने वाला। अब जिसका डेटा यहां पर लिया जा रहा है इंडिविजुअल का, उसको बेसिकली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, उसका कंसेंट होना चाहिए और राइट टू इरेज। डेटा ले लिया तो अब उसको इरेज भी करो, जिस पर्पज के लिए यूज करना था यूज कर लिया। राइट टू नॉमिनेट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस इंडिविजुअल की साइड से। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यहां पर बॉडी होगी जो कि प्रोविजन इस बिल के अंदर में जो भी लाया गया है उसको इन्फोर्स किया जाए। रीजन क्या है? रीजन ये कि अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो फिर वो नहीं कहते कि एक तरीके से गुंडा राज चलेगा, सब अपनी अपनी मनमानी करते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो कुछ तो ये आप लोगों को देखने को मिली बातें। कुछ आगे क्या है कि क्रॉस बॉर्डर डेटा का ट्रांसफर कैसे करना है, तो एक तरीके से इसके लिए फोकस किया जाएगा ताकि कल को किसी पर्टिकुलर डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सके। फाइनेंशियल पेनल्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया यहां पर कैसे कैसे लग सकती है। एग्जम्पशन किसको दे रखा है, अगर कोई डेटा ऐसा है उसका पता लगाना जरूरी है, देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी का हर्ट हो रहा है, सिक्योरिटी हो गई यहां पर खतरे में, फ्रेंडली कंट्री के साथ में रिलेशन हो रहे हैं खराब, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में हो रही है दिक्कत, तो गवर्नमेंट जो है इंपावर है कि एग्जेम्प्ट किया जाए एजेंसी को इस पर्टिकुलर बिल के दायरे में, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
अब यहीं पे सारी बातें निकल कर आ रही थी। यानी कि अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर मान लीजिए कंट्री की सॉवरेनिटी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, ये सही चीजें हैं अगर इनको ढंग से फॉलो किया जाए, पर लेकिन अगर इनको ढंग से फॉलो न किया जाए तो फिर उसके बाद में क्या होगा, वो चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। तो इसलिए बोला गया कि कैसे कैसे आप लोग इसको बैलेंस बनाकर चलोगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ध्यान रखने वाला होना चाहिए ना उस टाइम पर जब यहां पर ये सारी चीजें भी इस्तेमाल की जा रही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इन रियलिटी में जो डेटा लिया गया है क्या वो इसी पर्पज से यहां पर उसके बाहर रखा गया है या फिर कोई और पर्पज है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद आएगी और सुप्रीम कोर्ट खेलेगा फिर इस पूरे मुद्दे के ऊपर। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका और क्या क्या कंसर्न है ये भी पता होना चाहिए। अगर कल को आप लोगों को ये आंसर लिखना है इसके बारे में तो ये कुछ बातें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि बेस्ड ऑन द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रिव्यू कर रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, जैसे सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूएसए हो गया। तो एक जैसे संविधान हम लोगों ने जब बनाया, अलग अलग देशों के संविधान देके फिर अपना संविधान बनाया, तो वन ऑफ द बेहतरीन डॉक्यूमेंट है हमारा संविधान, उसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं काफी अच्छे से जो इस तरीके से वो बनाया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। हम अगर बात करें तो बिल है वो ड्राफ्ट किया जा रहा है कंसीडरिंग द कंट्री $1 ट्रिलियन डिजिटल जो गोल है, तो आने वाले टाइम में भी बढ़ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हैं यहाँ पर चीजें की गई है। पर कंसर्न क्या है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को अननेसेसरी वेग एग्जेम्पशन दे दिया जिसका वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और केस पुत्तास्वामी केस जो कि प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है उसकी प्राइवेसी का हनन करते हुए नजर आएंगे। तो फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में है आर्टिकल 21 में केस पुत्तास्वामी केस की वजह से उसके अंदर भी हनन होता हुआ नजर आएगा। उसने बोला था कि प्राइवेसी जो है वो इंसान का फंडामेंटल राइट है, तो यहां पर गवर्नमेंट उसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। दूसरा यहां पर इंडिपेंडेंट जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया गया था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले बिल में जितना था अब यहां पर उसको रिड्यूस कर दिया गया, तो उसकी वजह से भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। डेटा को लोकलाइजेशन करने के लिए पहले जितने तकड़े नियम थे उनको थोड़ा सा क्या कर दिया, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यानी कि जो बातें यहां पर एक तरीके से जो जब कमेटी बनाई गई थी, जो कमेटी के द्वारा जो भी बातें यहां पर बोली गई थी, तो वो सारी बातों में से बहुत सारी बातें जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई है। यानी कि जस्टिस BN श्रीकृष्णन साहब की सारी बातें नहीं मानी गई है, तो इसके चलते भी इस बिल के अंदर में कई सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में ये सारी बातें कंफर्म होगी। अब देखो कितना पिद्दी सा क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी इज ए प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी ने 2021 में ये क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से। समझ रहे हैं आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन का लेवल। तो आर्टिकल क्या है, 21 है। आर्टिकल 15, 19 और 29 में क्या है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसके बारे में आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन सही आंसर इसका देता है। क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया था, पहले थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा गया था। 2021 में तो बिल्कुल ही हद कर दी इन्होंने। 2018 में ठीक ठीक था क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएटली इंप्लाइज द अबव स्टेटमेंट। तो यहां पर आर्टिकल 14 बोला गया, ये 42 अमेंडमेंट 17 बोला गया पार्ट 4 में। तो सीधी सीधी बात है, आंसर क्या हो गया, थर्ड। आर्टिकल 21 पार्ट 3 के अंदर में जो कि यहां पर फ्रीडम के बारे में बात करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों से 2-3 साल के अंदर है। पहले 18 में पूछ लिया, फिर 21 में पूछ लिया, सेम क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट को घुमाया और वही है कि घुमाकर आप लोगों का दिमाग घुमाने की कोशिश की गई है। पर टॉपिक अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ रखा है, ढंग से तैयार कर रखा है, तो भाई साहब वो कितना भी घुमा ले आप लोग नहीं घूमोगे, ये एक बात की गारंटी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में यहां पर बोला गया कि पर्पजफुल यहां पर डिसमिनेशन किया जाएगा, डेटा एक्यूरेसी रहेगी, डेटा मिनिमाइजेशन है और अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूजर्स है। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या बताइए जरा, डी है सही आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताइए कि इसके प्रिंसिपल क्या है। तो 7 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब यूपीएससी ने 2017 में वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया, बोला गया कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी। आप लोगों को मैंने बताया कि 2017 में जो केस पुत्तास्वामी केस आया और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया पार्ट 3 के अंदर में, जिसको आप लोग मूल अधिकार या मौलिक अधिकार आप लोग बोलते हैं उसके अंदर में। तो इसके चलते यहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया 2017 के अंदर ही यहां पर राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए और फंडामेंटल राइट को ध्यान में रखते हुए यहां पर ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अगर टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे तो सारी चीजें आप लोगों की अच्छी देखने को मिलेगी। यानी कि आप लोगों को यहां पर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी होगी, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिल गई,
डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में क्या क्या बातें हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने बातें की अच्छे से। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या और मुद्दे हैं वो सारी बातें मैंने डिस्कस की। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लोगों को बता दिया, और इसी के साथ में क्वेश्चन फ्रेम भी किया गया आप लोगों के लिए, और खुद यहाँ पर एक तरीके से यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन और है जो कि आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग जरूर किया करो, एक दूसरे के साथ में मिलकर एनालिसिस कर सकते हो। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जब लिखना स्टार्ट करोगे तो चीज़ समझ में आने लगेगी कि भाई साहब मुंह नहीं खुलता है जब लिखने की बारी आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस ही काम आने वाली है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफ़ी डिटेल में तसल्ली के साथ में सारी बातें डिस्कस कर दी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भाई साहब हैं, हम मिलेंगे फिर से, और बाकी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो फीडबैक जरूर दीजिए करो, ताकि उसको आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, तो एंजॉय किया, बताइए यस या फिर नो। दोस्तों, आप लोग रात्रिचर प्राणी हो या फिर दिन में काम करने वाले और मॉर्निंग में जल्दी उठने वाले हो, तो आप लोग किस कैटेगरी में आते हो आप लोगों को बताना है। अगर आप लोग रात्रिचर प्राणी हो तो आप लोग पेंगोलिन की कैटेगरी में आते हैं। तो पेंगोलिन जो है वो रात्रिचर प्राणी है। रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों है, 1000 से लगभग 1200 के करीब पेंगोलिन जो है उनकी ट्रैफिकिंग की गई है इंडिया के अंदर में। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2018 से लेकर 2022 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है कि अवैध तरीके से तस्करी करना यहाँ पर जानवरों की लास्ट 5 ईयर में, तो 1200 के करीब यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर ये देखने को मिला। ये जो पेंगोलिन है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर आप लोग समझ पाओगे, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर रहती है। यानी कि जैसा कछुआ नहीं है, उसके ऊपर जरा सा भी अगर कुछ लगता है कि कोई अटैक करने वाला है, उसके ऊपर कोई एक तरीके से दुख दर्द आने वाला है, तो तुरंत वो अपनी टोपली में घुस जाता है। ऐसे यहाँ पर पेंगोलिन है, अगर इसके ऊपर कोई दुख दर्द आने की बात होती है तो तुरंत ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ आप लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ सकते हैं। पेंगोलिन यानी कि एक तरीके से रोल इनटू ए बॉल, ये बॉल कैटेगरी में यहाँ पर अपने आप को ये बेसिकली समेट लेता है। कैरेटिन करके यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कैल्प जो है वो इसकी बनी होती है, जो कि काफ़ी एक हार्ड सरफेस माना जाता है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर जो एक पेंगोलिन है, ये दुनिया भर में खासकर चाइना के अंदर में बहुत ज़्यादा ये बेचा जाता है, ले जाकर इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और बहुत सारे लोग इसको खाते भी हैं, जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इसकी तस्करी होती है। टोटल मिलाकर अगर बात करें, अफ्रीका के अंदर में इसकी 4 प्रजातियां हैं और 4 प्रजातियां हैं एशिया के अंदर में। ब्लैक बेल्ट पेंगोलिन, व्हाइट बेल्ट पेंगोलिन, जायंट ग्राउंड पेंगोलिन और टिम मिंक ग्राउंड पेंगोलिन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अफ्रीका के अंदर में। पर लेकिन एशिया के अंदर में जब बात करते हैं तो इंडियन पेंगोलिन, फिलीपीन पेंगोलिन, सुंदा पेंगोलिन और यहाँ पर चाइनीज पेंगोलिन, इंडिया के अंदर नहीं एशिया के अंदर में। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल के यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली प्राइमरी और सेकेंडरी जो एक तरीके से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो इनका रहने की जगह थे, पर लेकिन यहाँ पर ये बहुत सारे कटते जा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत देखने को मिल रही है। बैम्बो फॉरेस्ट भी खत्म होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड जो है वहाँ पर भी कई सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इनका हैबिटेट लॉस, यानी कि इनके घर जो कि रहने की जगह, और इनकी पोचिंग यानी कि इनको पकड़कर मारकर दवाइयाँ यूज़ करना, इनकी बनाना और खाना, ये इनके लिए इनकी जान पर पड़ाई है। इनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। आयुशियन में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, खासकर चाइनीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि चाइना के अंदर मैंने बताया अभी कि दबाकर पेंगोलिन जो है वो खाए जा रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह बनाई जा रही है, तो चाइनीज ज़्यादा क्रिटिकल है यहाँ पर। CITES में अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपेंडिक्स 1 में जिस भी जानवर को रखा जाता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी खस्ता हालत हो रखी है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो CITES की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखना, कई बार आप लोगों को बताया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है इंडियन और चाइनीज पेंगोलिन को। शेड्यूल 1 का मतलब होता है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पेंगोलिन की जो स्पीसीज है ये यहाँ पर सारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डार्क है, चाइनीज़ कलर वाला थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग कलर में देखने को मिलेगा। इंडियन पेंगोलिन अगर चाइनीज से वो करोगे कंपेयर, तो हल्का सा आप लोग को लाइट कलर देखने को मिलेगा। मलेशियन पेंगोलिन और लाइट है, फिलीपीन वाला थोड़ा सा सबसे ज़्यादा लाइट देखने को मिल रहा है। तो ये समझ सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आप लोगों को पूंछ में भी देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये सारी की सारी जो आप लोगों को 8 जातियाँ प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं, ये सारी की सारी पेंगोलिन की है। तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बेसिक क्या क्या है इसके बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहेगी।
दोस्तों मोबाइल जो है वो आप लोगों के हाथ में बहुत ही खतरनाक एक वेपन है, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने फायदे के लिए कर सकते हैं शानदार तरीके से, और अपने आप को बर्बाद करने के लिए भी कर सकते हैं शानदार तरीके से। तो इसी चीज का एहसास दिलाने के लिए REAIM रीएम 2023 जो है ये इसी से रिलेटेड यहाँ पर सामने निकल कर आया कि वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल समिट है जिसमें रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इससे रिलेटेड ये नीदरलैंड के अंदर में इसको रिसेंटली अभी बेसिकली कंडक्ट कराया गया। नीदरलैंड के अंदर में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, बेसिकली इसको रीएम नाम दिया गया है। तो रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन समिट आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। को होस्टेड की जा रही है यहाँ पर बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा, यानी कि नीदरलैंड और यहाँ पर कोरिया जो है वो मिलकर इसको को होस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर यही देखिए कि इसकी थीम क्या रखी गई है। तो बात की जा रही है मिथ बस्टिंग, यानी कि जो भी गलत धारणाएं हैं दिमाग में उसको बेसिकली खत्म करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और ब्रेकिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रेस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट एंड द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं कि आप लोग बस बिल्कुल धरती को जो है बिल्कुल बंजर बना दे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस तरीके से इस्तेमाल करें कि कोई उस पर कंट्रोल ही न हो, ठीक है। यानी कि रोबोट घूम रहे हैं पूरी धरती पर और इंसान जो है वो यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ में गवर्नेंस फ्रेमवर्क के तहत में यहाँ पर काम होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो सीधा सीधा यह है कि पुट करना इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मिलिट्री डोमेन में कितना यूज करना है, क्या किस तरीके से चीजें लेकर चलनी है, मोबिलाइज कैसे करना है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करेगा, और किस तरीके से इससे रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस, बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या निकल कर आती है। यानी कि जैसे मैंने बोला कि मोबाइल आपका है, आप लोग चाहो तो उससे आबाद हो जाओ, चाहो तो बर्बाद हो जाओ। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे हाथ में है, चाहे तो हम बर्बाद हो जाए चाहे तो आबाद हो जाए। पार्टिसिपेंट जो है वो यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग देश से देखने को मिले, लगभग 80 सरकारें जो कि डेलीगेट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बोला मैंने जैसे नीदरलैंड और साउथ कोरिया मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया वाज नॉट ए पार्टिसिपेंट इन द समिट, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इसके ऊपर स्टार लगाने का, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ये जो इसमें गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एकेडमिक स्टार्टअप बहुत सारे यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आर्म कॉन्फ्लिक्ट में भी कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करना है या फिर नहीं, उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए और बताते हुए नजर आते हैं। आप लोगों ने खासकर रिसेंटली अभी बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिनमें काफ़ी लार्ज स्केल पर इनका इस्तेमाल करता हुआ दिखाया जाता है। तो एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना इन वेपन्स का वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोग ही क्या रहे इसके बारे में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये जो कार्टून है द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिश किया गया था रिसेंटली, अभी हुआ क्या है, एकनाथ शिंदे साहब जो है यहाँ पर सिंबल और नाम जो है शिवसेना पार्टी का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि ये मेन शिवसेना है, और यहाँ पर उद्धव ठाकरे साहब से जो है ये सिंबल वगैरह और धनुष बाण वगैरह छीन लिया गया है। अभी यहाँ पर रिसेंटली छीन लिया गया है, बेसिकली यहाँ पर इनके हिस्से में डाल दिए गए यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर ये हिंदू के द्वारा कार्टून प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि शेर की पूंछ जो है वो यहाँ पर लग गई है, तो बड़ा ही डिफरेंट सा ये एक पर्टिकुलर प्रस्तुत किया गया। इसको देखकर आप लोग क्या समझते हैं, तो पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है, देखो क्या इसके ऊपर कुछ शब्द लिखना चाहते हो तो लिखिएगा जरूर, ठीक है। बेसिक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात की जा रही है जो बड़े बड़े आज के डेट में जो नहीं एक टेक्निकल खासकर जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाली कंपनी है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो टेक जायंट फ्रॉम गूगल टू टिकटॉक वो अभी काफ़ी टफ रूल फॉलो कर रहे हैं बेसिकली यूरोपियन यूनियन के। आप लोगों को याद होगा अभी रिसेंटली यहाँ पर गूगल के ऊपर हमारी कंट्री में जो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक फाइन लगाया गया था, और ये सब जगह घूम लिया गूगल पर, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि तुमको पे करना है तो करना है। तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया टाइम कि इतने टाइम में पे करो, नहीं तो तुम्हारी खटिया खड़ी करवा देंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने कहाँ से ली, हम लोगों ने सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले ऑलरेडी यूरोप के अंदर इंप्लीमेंट की जा चुकी थी, वहां से हम लोगों ने अपने ऊपर इंप्लीमेंट की। यूरोप के अंदर बहुत ही अच्छे रूल हैं खासकर जनता के फेवर में, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ताकि आप लोग चीज़ें जो हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। हम लोग इनसे चीज़ें सीखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा आप लोग बोल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कुछ चीज़ें ऐसी जिनको खासकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि एक पर्टिकुलर कानून है जिसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसको बोला जाता है DSA। मतलब क्या है, मतलब है डिजिटल सर्विस एक्ट। डिजिटल सर्विस एक्ट जो है यहाँ पर ये एक तरीके से यहाँ पर जो मंथली कितने एक्टिव यूजर हैं यहाँ पर
ठीक है। तो उसके बेस पर यहाँ पर पब्लिश करना है अलग अलग कंपनीज को, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यहाँ पर एक तरीके से टिकटॉक हो, ठीक है। तो सबको यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी इंटरमीडिएटरीज हैं, इनको इंटरमीडिएटरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप लोग लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं। हमारे बीच में इंटरमीडिएटरी कौन है? वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब एक इंटरमीडिएटरी है यहाँ पर। ये मेन तो हम दोनों हैं। चाहो तो हम लोग इसको हटाकर यहाँ से हम लोग फेसबुक पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं। फेसबुक को हटा दो तो हम लोग इंस्टाग्राम पर भी ये काम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हटा दो, ये काम ट्विटर पर भी हो सकता है। ट्विटर को हटा दो, ये काम तो हम लोग टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं। तो यानी कि टेलीग्राम को भी हटा दो तो ये काम तो काफ़ी हद तक जूम पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ये प्लेटफॉर्म है जो कि कनेक्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म होते हैं बेसिकली। तो इनमें ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो भी इलीगल कंटेंट है इसके ऊपर न रहे, तो वो भी इंटरमीडिएट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर ये। तो इससे फायदा क्या होता है? डिजिटल सर्विस एक्ट यहाँ पर किस तरीके से फायदा पहुंचा रहा है? तो कई तरीके के फायदे हैं। एक तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पर कंज्यूमर है उनके सामने फालतू का डेटा नहीं आएगा निकल कर। ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन रखेगा, क्या चल रहा है वो सारी चीजें रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। अकाउंटेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी करके निकल जाएगा और वो बच जाएगा। इनोवेशन यहाँ पर निकल कर आएंगे, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाएगा। ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और कॉम्पिटिटिव भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस भी देखने को मिलेगी। तो ये है डिजिटल सर्विस एक्ट, जिसमें सारे फायदे निकल कर यहाँ पर आने वाले हैं। तो यूरोपियन यूनियन का है डिजिटल सर्विस एक्ट, तो ये काफ़ी अच्छा है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बनते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 43rd मीटिंग नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की। तो इसके बारे में बात की जा रही है। इससे तहत यहाँ पर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के द्वारा एग्जामाइन किया गया और रिकमेंड किया गया 3 इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट। इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है इसके बारे में याद रखिएगा, कई सारे रिसेंटली रेलवे के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो इसके द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप जो है ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। पीएम गति शक्ति के बारे में आप लोगों को पता है। पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान था बेसिकली यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलने का, जिसको पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान NPNMPB यहाँ पर बोला गया। इसके तहत में 3 टायर इंस्टीट्यूशन का फ्रेमवर्क था बेसिकली। एक को बोला गया था एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट, यानी कि EGOS का नाम दिया गया। दूसरा जो शब्द यहाँ पर निकल कर आया था उसका बोलना था NPG, यानी कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। और तीसरा जो था यहाँ पर वो था टेक्निकल सपोर्ट यूनिट, यानी कि TSU। इनको 3 टायर में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो नेशनल जो यहाँ पर प्लानिंग ग्रुप है यहाँ पर ये इसके अंदर में आप लोग को ऑफिशियल देखने को मिलेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से। और इसी के साथ में यहाँ पर रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें हैं तो उसमें क्या क्या यूनिफाइड प्लानिंग होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस देने का इनका काम था। इसी के साथ में यहाँ पर जो EGOS यानी कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरिएट जो है ऑन पीएम गति शक्ति, ये कंसिस्ट करते हैं NMP के अंदर चीज़ें बेसिकली नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप के अंदर। यानी कि सारी चीज़ें ढंग से सिस्टमेटिक वे में लेकर चला जाएगा। और प्लानिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि अंदर की चीज़ें जो हैं उसको भी देखा जाए, बाहर की क्या चीज़ें उसको देखा जाए और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर फोकस किया जाए। सारी की सारी बातें जो भी बताई हैं वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, किस तरीके से 3 टायर सिस्टम है और क्या क्या चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन माइंड में नहीं रखना है, ठीक है। तुर्की के अंदर कंडीशन जो है वो और भी ज़्यादा ग्रेव देखने को मिल रही है। 46,000 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर बेसिकली बताए जा रहे हैं उनकी जान जा चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर लगभग 3,45,000 के करीब जो घर हैं, अपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ पर बर्बाद हुए इस अर्थक्वेक में। बहुत सारे स्टिल मिसिंग हैं अभी, तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन निकल कर आती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी। रसिया जो है उसके द्वारा बोला जा रहा है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन यूक्रेन, तो है जो कमला हैरिस है और इसी के साथ में जो ऋषि सुनक है यहाँ पर म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बोलते हैं और जर्मनी के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो वहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो उसके अंदर में यहाँ पर ये बातें बोली जा रही हैं। तो पुतिन साहब को गुस्सा दिला रहे हैं ये और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए वन लाइनर टाइप की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल जो यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो है वो कंक्लूड किया गया अभी कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो लोकेशन याद रखते हैं, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यहाँ पर धर्मगार्जन इंडिया और जापान के बीच में ये स्टार्ट हुई, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस, ताकि लॉजिस्टिक सर्विस जो है वो कंट्री में बहुत ही फ्रीक्वेंटली तेजी से प्रोवाइड कराई
पहुंचाया जा सके। तो एक अच्छी सपोर्ट आप लोग बोल सकते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर। तो यहाँ पर समिट जो है 17 से लेके ये 19 तक अभी देखने को मिलने वाली है मई के महीने में। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। नेशनल लेवल हैकाथॉन जिसका नाम है यहाँ पर कवच 2023, ये लॉन्च की जा रही है एडवांस, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च की जा रही है टू एडवांस इंडिया साइबर प्रिपेयर्डनेस के लिए, यानी कि ताकि हम लोग अपने देश में साइबर सिक्योरिटी के लिए एक कवच बना सकें। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है कवच 2023, कंफ्यूज मत होना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 ये अभी अवार्ड दिए गए हैं लगभग 102 आर्टिस्ट को, ठीक है। 81% पोलिंग रिकॉर्ड किया गया त्रिपुरा असेंबली के अंदर में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर इतने सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वोटिंग का जो अधिकार है वो सिस्टमेटिक वे में यूज़ कर पा रहे हैं। देश के अंदर में जो ग्रोथ है बोला जा रहा है कि इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग अप्रैल टू जनवरी रिकॉर्ड पॉजिटिव देखने को मिला 17.33। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। डेविड मॉलपोस जो है वो स्टेप डाउन कर रहे हैं यहाँ पर वर्ल्ड जो बैंक है उसके चीफ से। तो यहाँ पर उनका जो 5 ईयर टर्म है वो एक्सपायर हो रहा है। तो देखते हैं नया इंसान कौन बैठता है यहाँ पर, ठीक है। पेटीएम जो यहाँ पर पेमेंट बैंक है वो इनेबल कर रहा है यूपीआई लाइट प्रमोट करने के लिए स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर ये एक अच्छा है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें कस्टमर के हाथ में होगी उतना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया की जो है उसकी रैंक जो है 47 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिर ये 47 रैंक देखने को कहाँ पर मिल रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं OECD, ठीक है। तो OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर में जो सर्विस ट्रेड और रिस्ट्रिक्टिवनेस जो इंडेक्स है उसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो पूछा जाए कि सर्विस ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स जो है कौन प्रस्तुत करता है, तो OECD के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे ये लगे रिजोल्यूशन लाया गया यूएसए की सेनेट के अंदर में कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। अरे भाई साहब वो है, हमको प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है तुमसे, ठीक है। तो यूएसए वाले हालांकि एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि चाइना जो है वो हरकतें ना करे। चाइना स्टेपल वीज़ा लगाता है तो वो गलत चीज़ है। यहाँ पर इंडिया और फिजी साइन कर रहे हैं एमओयू ताकि वीज़ा की जरूरत न पड़े अगर कोई यहाँ पर डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर अगर कोई जाता है, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर हमारे लिए, खासकर देश के लिए। तो इसी के साथ में यहाँ पर स्पेन की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है एक नया कानून जिसमें जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जा रही है। कोई चेक नहीं करेगा मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, आप लोगों को अपने आप से डिटरमाइन करना है कि क्या आप लोगों का जेंडर है। गूगल, ट्विटर, मेटा ये यूरोपियन यूनियन के ताकतवर रूल के सामने नाक घिसटते हुए रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ आकर दादागिरी दिखाते हैं, ठीक है, वहाँ जिले हिलाई करते हैं जाकर। चलिए जो भी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है। आदि महोत्सव किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का पार्ट है, कल्चर, ट्राइबल, एग्रीकल्चर या फिर यहां पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सही आंसर आप लोगों को यहां पर देना है, देखता हूं कौन बताता है। नेक्स्ट यहां पर रेड लिस्ट के बारे में बात की जा रही है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, खासकर स्नो लेपर्ड से रिलेटेड। तो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वनरेबल या फिर कोई सा भी नहीं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, मैंने डिस्कस भी किया था गैब्रियल साइक्लोन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए या फिर पेरू, किसके ऊपर इसके द्वारा इंपैक्ट डाला गया। नेक्स्ट यहाँ पर मार्ग पोर्टल के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कॉमर्स इंडस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 53rd एडिशन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखने को मिला, इसकी थीम क्या थी। वन अर्थ वन वर्ल्ड, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर, द वर्ल्ड विदाउट बैरियर या कोऑपरेशन इन द फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। सही आंसर क्या है, डिस्कस किया था काफी तसल्ली में, आंसर गलत मत करना, ठीक है वरना मेरे दिल में दर्द होगा। एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करो, फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। तब तक मैं कवर करता हूं। यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, शिव सागर लेक के बारे में। शिव सागर लेक जो है ये एक रिजर्वायर आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में। लेक जो है वो फॉर्म की गई है बेसिकली कोयना रिवर के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा इसके ऊपर कोयना नाम का डैम भी देखने को आप लोगों को मिलता है। 50 किलोमीटर लंबा लगभग यहाँ पर, और ये डेप्थ गहराई जो है लगभग 80 मीटर। तो काफी बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ये लेक बोल सकते हो। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों के सामने थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ये है बातें। इसके बाद में हम लोग वोकैबुलरी वाला सेक्शन देखेंगे। पहले एक बार आंसर देख लेते हैं। पहले का आंसर क्या है, सी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड ये फार्मर वेलफेयर है। आदि महोत्सव के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही है क्या, सही बोल रहा हूँ क्या मैं, आप लोग खुद बताओ मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ
ये जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये ट्राइबल का फेस्टिवल है यार, याद रखना, आप लोगों को भूलना नहीं है। कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में हो जाए तो कंफ्यूजियाना नहीं है, कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। किससे रिलेटेड है? ट्राइबल फेस्टिवल है, यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर ये फेस्टिवल देखने को मिलेगा। उनके जो सामान वगैरह हैं किस तरीके से उनको लेकर सही तरीके से आगे चलना है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री यहाँ पर एक तरीके से सारी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से लेकर चलती है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ये IUCN की रेड लिस्ट में कहाँ पर लेपर्ड को रखा गया है, तो कंफ्यूज मत होना, इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। इसको याद रखें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ये होती है जो कि यहाँ पर लिस्ट तैयार करती है, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो माइंड में कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर साइक्लोन के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है गैब्रियल साइक्लोन जो रिसेंटली देखने को मिला, तो न्यूजीलैंड में इसके द्वारा कोहराम मचाया गया, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी यहाँ पर आया था। 9000 के करीब लोग जो हैं उनको इधर उधर किया गया ताकि चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल रखी जा सकें, ठीक है। मार्ग पोर्टल जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मार्ग पोर्टल का मतलब है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंट और रेजिलियंस। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड कराना है स्टार्टअप के लिए, और स्टार्टअप कहाँ पर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो डिस्कस किया था आप लोगों से कि कोऑपरेशन करेंगे फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड में, दुनिया को सुधारने का काम करेंगे। 53वीं मीटिंग अभी यहाँ पर देखने को मिली थी, यहाँ पर ये जो कि अभी रिसेंटली जनवरी के महीने में, तो ये एक तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। फाउंडर कौन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ सही आंसर कौन देता है। बाकी क्वेश्चन है सी सेट का, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शिव सागर लेक के बारे में हम लोगों ने बातें करी ली, आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। नए शब्द जो है वो आप लोगों के सामने है। NDA, CDS, SSC बैंकिंग में फायदा पहुंचाएंगे। इंग्लिश बोलना लिखना समझना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। एक एक शब्द है उसके सामने बात करेंगे। अच्छा लगता है जब आप लोग इसके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करते हो। कल बहुत सारे बच्चों के द्वारा रिवीजन किया गया, सेंटेंस फॉर्म किए गए, तो ये जरूर किया करो। पहला शब्द है ये, इसको बोलते हैं मुंडेन। एक है संसारिक, यानी कि ऐसा इंसान जो कि जो चल रहा है सोसाइटी में उसको चैलेंज ना करे, बोले कि हाँ सही है जो चल रहा है, मस्त चल रहा है, जिंदगी को एंजॉय करना है बस, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट को उसी तरीके से एंजॉय करना, जो भी घटनाएं चल रही हैं उसमें कोई ज़्यादा इंटरफेयर न करना, ठीक है। बाकी क्या होगा कि कुछ अनयूजुअल कर देना, सब तो पहन के आ रहे हैं वहाँ पर पैंट शर्ट, तुम वहाँ पर साड़ी पहन के चले जाओ लड़कियों वाली, ठीक है, तो वाली बातें हो गई, तो डिफरेंट हो गया। अभी एक ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी, अपने दोस्त की शादी में 2 लड़के जो थे वो बेसिकली लड़कियों वाली साड़ी पहन के गए, तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। प्रोटैगनिस्ट जो है मुख्य पात्र, यानी कि जो अभिनेता होता है, जो मेन लीड रोल में होता है, उस कैरेक्टर को प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और बाकी मुकेम्बो खुशवा वो ओपोनेंट हो गया, ठीक है। ब्रूटल, क्रूर तरीके से चीज़ों को एक तरीके से लेकर चलना, तो ब्रूटल आप लोगों ने ब्रूटल रेप किया है, क्रूर तरीके से यहाँ पर हिंसात्मक चीज़ें देखने को मिलती है। जेंटलमैन अपोजिट में देखने को मिलेगा। रेलिगेट, निर्वासित कर देना, जो पोजीशन है उससे नीचे पहुंचा देना, ठीक है। पहले अच्छी पोजीशन पे थे, फिर उसको एक तरीके से यानी एक SI को यहाँ पर ASI बना देना, या फिर इंस्पेक्टर को SI बना देना, ऐसी चीज़ें आप लोग बोल सकते हो। अपग्रेड, प्रमोट करना अपोजिट होगा। सुन मतलब है टालना किसी चीज़ को, ठीक है। इग्नोर कर देना, नहीं भाई साहब नहीं मान रहे, ठीक है, इग्नोर कर दिया, ठीक है। कई मैं बोलता हूँ ना कि कई बार कि हाँ चलो भाई साहब अपना फीडबैक दे दिया करो, अरे बोलते रहते हैं, सर का तो काम है ये, ठीक है। मैं बोलता हूँ बता दो भाई साहब वीडियो कैसी लग रही है, मुझे नहीं बताना है, बेसिकली यूट्यूब को बताना है, ठीक है। तो अरे यार ठीक है, रोज़ तो बोलते हैं, ठीक है। तो ये इग्नोर कर देना बड़े ही आराम से, तो वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेना, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हाँ बोलते हैं सर वेलकम, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट खाने के बाद में अगर उसका फीडबैक दो तो अच्छा लगता है कि हाँ सामने वाले ने एक तब बताया कि हाँ यार ये चीज़ें हैं, तो फीडबैक लूप से चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ठीक है।